एक गोल्डन ब्रेन ने कहा, जो हथियारे की छत और दीवार तोड़ सकती हैं वो हमारे फौजियों को गाड़ियों समेत उठाकर फेंक सकते हैं। गोलियां उन पर असर नहीं करेंगी, लिहाजा जब तक हमें कोई नुकसान न पहुंचे इन्हें अपनी मनमानी करने दो। एक हाकिम ने कहा, लेकिन यह हमारे मुल्क की और हमारे कवानीन की खुली तौहीन है। यहाँ होने वाले तमाशे सारी दुनिया देख रही है। गोल्डन ब्रेन ने कहा, दुनिया हमारा सब्र और अमन पसंदी भी देख रही है, हमारी तौहीन नहीं हो रही है। आप ये बात दिमाग से निकाल दें। एक आला फौजी अफसर ने कहा, माजी में यह देखा गया है कि तेजाब के जरिए दोनों इंसानी रिपोर्ट का गोश्त और पोस्त गल जाता है। इनसे निजात का आखिरी तरीका यही होगा। दूसरे गोल्डन ब्रेन ने कहा, यह ना भूलो कि दोनों को बरसों रूपोश रखकर तरह तरह की ट्रेनिंग दी गई है। इनके दिमागों को हसास बनाया गया है। पहले ऐसा नहीं था। अब वो 15 मिनट तक सांस रोक लेते हैं। जब इनकी हिफाजत के ऐसे इंतजामात किए गए हैं तो क्या इन्हें तेजाब का कोई तोड़ नहीं सिखाया होगा? तीसरे गोल्डन ब्रेन ने कहा, इन पर तेजाब जरूर आजमाया जाए, लेकिन आजमाने का तरीका ऐसा होगा कि हम पर कोई इल्जाम ना आए। अभी हम सब्र करेंगे, इनसे मुज़ाकरात के लिए अपने रवैये में लचक पैदा करते रहेंगे। इनसे मुज़ाकरात क्या होंगे? एक और गोल्डन ब्रेन ने कहा, हमने कंप्यूटर डिस्क में चंद अहम सवालात फीड किए हैं। आप लोग उन सवालात के मुताबिक इनसे मुज़ाकरात करें। दूसरे टीवी स्क्रीन पर सोसाना और जिब्राइल नजर आ रहे थे। वो होटल के किचन में थे और खाने की जो चीज़ हाथ लग रही थी उसे खाते जा रहे थे। वहां के मुलाजमीन खामोश तमाशाई बने हुए थे। फौजी अफसर ने मैनेजर से कह दिया था कि वो दोनों जिस कमरे में रहना पसंद करें उसका दरवाज़ा उनके लिए खोल दिया जाए। ये कुछ पागल और ख़तरनाक लग रहे हैं, लेकिन नॉर्मल हैं। होटल के मुसाफिरों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फौजी अफसर को पैगाम मिला कि वो दोनों को मुज़ाकरात के लिए आमादा करे और उन्हें ऑडिटोरियम में ले आए। अफसर ने उनसे दरख्वास्त की। जिब्राइल ने कहा, सॉरी, हम खाने के बाद आराम करते हैं, 2 घंटे बाद ही किसी से मिल सकेंगे। सोसाना ने कहा, मुलाकात की भी एक शर्त है, जब हम 2 घंटे बाद होटल से निकलें तो शहरी रौनक बहाल हो जाए, दुकानें खुल जाएं, ट्रैफिक जारी रहे और लोग आज़ादी से घूमते फिरते नजर आएं। हम इंसानों के शहर में आए हैं और तुम लोगों ने इस शहर को कब्रिस्तान की तरह वीरान कर दिया है। अफसर ने यह शर्त अपने ऊपर वालों तक पहुंचा दी। उधर एक नई टेलीपैथी जानने वाली रायमा आ रही थी। यहूदी काबरीन एयरपोर्ट पर उसका इस्तकबाल करने आए थे। यह उनके लिए दुनिया की हर खुशी से बढ़कर खुशी का मौका था कि उनकी टेलीपैथी जानने वालों में एक और का इजाफा हो रहा था। और यह हिसाब करके वो खुश हो रहे थे कि फरहाद की फैमिली में 6 ख्याल ख्वानी करने वाले हैं। अब उनके पास भी 6 अदद हो गए हैं। खुशियां भी थीं और परेशानियां भी थीं। ऐसे मौका पर सोसाना और जिब्राइल मुसीबत बनकर आ चुके थे। वो सोच रहे थे कि रायमा की आमद पर शहर वीरान रहेगा तो वो नागवारी महसूस करेगी। शुबा भी कर सकती है कि उसकी आमद पर किसी को दिली खुशी नहीं हुई है। फिर सोसाना और जिब्राइल के रवैये से यकीन हो गया कि शहर का अमन व अमान कायम रहेगा। लिहाजा उन्होंने रेडियो टीवी के जरिए पाबंदियां खत्म कर दी और हुक्म दिया कि तमाम दुकानें खोली जाएं ताकि शहर की रौनक लौट आए। रायमा की आमद से पहले उन्होंने अपने 5 ख्याल ख्वानी करने वालों को उनकी रहायशगाहों तक महदूद कर दिया था ताकि किसी से रायमा का सामना न हो। गोल्डन ब्रेन्स ने यह तय किया था कि इसराइली ख्याल ख्वानी करने वालों को एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। दुश्मन उनकी मुलाकात से फ़ायदा उठाकर उन्हें एक साथ ट्रैप कर सकते हैं। सोसाना और जिब्राइल की आमद के बायस 5 टेलीपैथी जानने वाले इसराइल के मुख्तलिफ शहरों में रिहाइश के लिए चले गए थे। सिर्फ रायमा तेलबैब पहुंची थी। उसके साथ एडी फिशर, अली तैमूर था। सोसाना और जिब्राइल ने आकर तो सिर्फ त्यारे की छत उड़ाई थी। यहूदिया काबरीन को यह मालूम हो जाता कि सरजमीन इसराइल पर अली ने कदम रखा है तो उनके पैरों तले से ज़मीन निकल जाती। हम बाकायदा प्लानिंग से काम कर रहे थे, लेकिन हमारी प्लानिंग में ये शामिल नहीं था कि अली तैमूर इसराइल जाएगा। हम तो अली के मुतल्लिक जानते भी नहीं थे कि वो कहाँ है। बस उसकी ज़िंदगी और सलामती का यकीन था। उसके भटकते रहने और इसराइल पहुंचने का इल्म किसी को नहीं था। यह सरासर कुदरत का खेल था। उन्होंने कोशिश की थी कि रायमा को एयरपोर्ट से सरकारी बंगले तक लाने के लिए सिर्फ ऐसे ओहदेदार जाएं जो योगा के माहिर हों, ताकि हम किसी को अलाकार बनाकर रायमा या एडी फिशर तक ना पहुंचें। इनका एक ख्याल ख्वानी करने वाला अली तैमूर के दिमाग में चुपचाप पहुंचा हुआ था और उसके ख्यालात पढ़ रहा था। रायमा के बयान के मुताबिक उसके चोर ख्यालात से जाहिर हो रहा था कि वह एडी फिशर है, नस्लन यहूदी है और अपनी याददाश्त खो चुका है। ख्यालात पढ़ने वाले ने अली के दिमाग में सवाल पैदा किया कि वो अपनी पिछली ज़िंदगी भूल चुका है तो उसे अपना नाम और मजहब कैसे याद है। अली के दिमाग से जवाब मिला, रायमा उसे शादी से पहले जानती थी। शादी के बाद एक हादसे में उसकी याददाश्त गुम हो गई है। टेलीपैथी जानने वाले जे मॉर्गन ने एडी फिशर के मुतालिक ये तमाम बातें गोल्डन ब्रेन्स को बताईं। एक गोल्डन ब्रेन ने कहा, रायमा हमारी पनाह में आई है, इसका मतलब ये नहीं है कि वह हमारी वफादार बनकर रहेगी। दूसरे ने कहा, बेशक जब वो अपने वतन में अपने हुक्काम की पाबंदियां बर्दाश्त ना कर सकी तो हमारी पाबंदियां भी उसे गवारा नहीं होंगी। और पता नहीं एडी फिशर हकीकतन कौन है जिसे अपना यहूदी शौहर बनाकर लाई है।
तीसरे गोल्डन ब्रेन ने कहा, हकीकत छुप नहीं सकेगी जे मॉर्गन। तुम आज रात रायमा को दिमागी कमजोरी में मुब्तला करोगे, उसके चोर ख्यालात पढ़ोगे, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जे मॉर्गन ने कहा, जी हाँ, रायमा को चोर ख्यालात पढ़ने का मौका मिला तो अपने साथी एडी फिशर की हकीकत भी उगल देगी। सुल्ताना और सलमान ख्यालख्वानी के जरिया सोसाना और जिब्राइल के पास मौजूद रहते थे। इन दोनों के साथ जो फौजी अफसर गाइड के तौर पर रहता था, सलमान ने उसके ख्यालात से मालूम किया कि आज रायमा नामी एक टेलीपैथी जाने वाली आई है और उसके साथ उसका शौहर एडी फिशर भी है। सलमान ने बहुत कोशिशें की कि किसी तरह ऐसे ओहदेदार के पास पहुंचे जो रायमा के करीब तर हो, लेकिन पता चला उस नई टेलीपैथी जाने वाले के आसपास योगा के माहिर ओहदेदार मौजूद हैं। उसने सोनिया के पास आकर तमाम रूदात सुनाई। सोनिया ने सुनने के बाद कहा, अब वो लोग बहुत मोहतात हो गए हैं, तुम लोगों को अपने नए और पुराने टेलीपैथी जानने वालों तक पहुंचने नहीं देंगे। जी हाँ, और मैं समझता हूं कि ये नई टेलीपैथी जानने वाली रायमा भी हसास दिमाग रखती होगी और पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेती होगी। हाँ, वो ऐसा ही करती होगी, लेकिन उसका साथी एडी फिशर शायद योगा का माहिर ना हो। और एक बात याद रखो, ये यहूदी अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करते, रायमा पर भी भरोसा नहीं करेंगे। धोखे से उसका ब्रेन वॉश करके उसे अपने मुल्क और कौम की वफादार बनाएंगे। इस वक्त तुम में से कोई रायमा के पास रहे तो बाजी पलट जाएगी, रायमा हमारी आलाकार बन जाएगी। इस मकसद के लिए हमें एडी फिशर के दिमाग में ज़रूर पहुंचना चाहिए। मैं फिर कोशिश करता हूँ। जोजो ने सोनिया के पास आकर कहा, मम्मा, मैंने रायमा और एडी फिशर की बातें समझ ली हैं, मैं फिशर तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ। अंकल, सानी के दिमाग में मेरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है और आपकी शुरू हो चुकी है। हमारे 4 ख्याल ख्वानी करने वाले 6-6 घंटों के लिए सानी के दिमाग में मौजूद रहते थे और वो जॉन लम्बोर्डा के ज़ेरे साए एक ट्रेनिंग सेंटर में पहुंच गई थी। सुपर मास्टर, होलीमैन वगैरह ने फैसला किया था कि आइंदा सिल्वाना जोसेफ सोनिया सानी को ट्रांसफॉर्मर मशीन से गुजारा जाएगा। ये मालूम नहीं हो सका था कि दूसरी ट्रांसफॉर्मर मशीन कहीं मौजूद है या नई तैयार की जा रही है। यह अंदेशा था कि सानी पर तनवीमी अमल करके उसका ब्रेन वॉश किया जा सकता है और ऐसा किसी वक्त भी किया जा सकता है। इसलिए हमारे चारों टेलीपैथी जानने वाले बारी बारी 6 घंटों के लिए उसके दिमाग में आते जाते रहते थे। सलमान ने जो को इस फौजी अफसर के दिमाग में पहुंचा दिया जो सोसाना और जिब्राइल का गाइड बना हुआ था। लैला बारी बारी उन दोनों के अंदर मौजूद थी और वो दोनों उस ऑडिटोरियम में मौजूद थे जहां चंद आला हुक्काम और आला फौजी अफसरान उनसे मुज़ाकरात के लिए आए हुए थे। सोसाना और जिब्राइल ऑडिटोरियम के दरमियान स्टेज पर थे। वो स्टेज बहुत आहिस्ता आहिस्ता गोल घूमता था और चारों तरफ ऑडिटोरियम में बैठने वाले इस गर्दिश के बायस स्टेज पर बैठने वालों को वाज़े तौर पर देखते रहते थे। एक आला अफसर ने अपने डेस्क पर रखे हुए माइक के जरिए कहा, मिसिस सोसाना ग्रांट और मिस्टर जिब्राइल ग्रांट, हम तुम्हारी लाइफ हिस्ट्री जानते हैं। तुम दोनों अमरीकी साइंसदानों की पैदावार हो। जब तुम्हें मंजर-आम पर लाया गया तो दुनिया तुम्हारे डील डोल और रोबोट जैसी गैर मामूली शाहजोरी देखकर हैरान रह गई। हम ये मालूम करना चाहते हैं कि तुम दोनों अचानक ही कहाँ रूपोश हो गए थे और अचानक जाहिर होकर हमारे मुल्क में क्यों आए हो। पहले दोनों खामोश रहे, फिर जिब्राइल ने कहा, सोसाना, ये तुमसे पूछ रहे हैं। सोसाना बोली, नहीं, ये तुमसे सवाल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ तुमसे सवाल कर रहे हैं और मैं कहती हूँ तुमसे पूछ रहे हैं। वहां बैठे हुए तमाम लोग कभी सोसाना और कभी जिब्राइल को देख रहे थे। एक आला हाकिम ने अपने डेस्क पर रखे हुए माइक के जरिए कहा, हमने ये सवाल तुम दोनों से किया है। जिब्राइल, तुम ही जवाब दे दो। वो बोला, आपका पहला सवाल है कि हम कहाँ रूपोश हो गए थे। अगर मैं बताऊं कहाँ रूपोश थे तो रूपोशी का मकसद फौत हो जाएगा। कोई छुपने वाला कभी ये नहीं बताता कि छुपने की जगह कौन सी थी और छुपने की वजह क्या थी। सोसाना बोली, दूसरा सवाल है, हम इस मुल्क में क्यों आए हैं। इसलिए कि बैतुल मक़दस यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए यकसा मजहबी अहमियत का हामिल है। हम अपने ईमान और अकीदत के बायस यहाँ क़याम करने आए हैं, लेकिन तुम्हें बाकायदा पासपोर्ट हासिल करके आना चाहिए था। क्या तुमने मुसलमानों से ये मुल्क छीनने के लिए पासपोर्ट हासिल किया था? एक हाकिम ने कहा, मुसलमानों और ईसाइयों से पहले यहाँ यहूदी मजहब आया। यहाँ की ज़मीन पर सदियों से हमारा हक है। जिब्राइल ने कहा, ईसाइयत आई तो यहाँ यहूदियत कमज़ोर पड़ गई, फिर इस्लाम आया तो ईसाइयत कमज़ोर पड़ गई, आखिरकार अमेरिका सुपर पावर बन गया तो उसने अरबों से ये ज़मीन छीन कर तुम्हें दे दी। इंसानी और मुल्क की तारीख क्या है? ताकत का खेल है। जिस शाहजोर ने जहाँ कदम जमा लिया वहाँ से कोई कमज़ोर उसे हटा ना सका। सोसाना बोली, मैंने और जिब्राइल ने भी शाहजोरी से यहाँ कदम जमाया है। तुम्हारी पुश्त पर सुपर पावर है। अगर तुम शाहजोर हो तो हमें ख़त्म कर दो, अगर कमज़ोर हो तो हमें इसी तरह बर्दाश्त करो जिस तरह फ़लस्तीनी मुसलमान तुम्हें बर्दाश्त कर रहे हैं। गोया तुम चैलेंज कर रही हो। हमारा यहाँ आना ही एक चैलेंज है, देर से क्यों समझते हो? एक ने कहा, हम जानते हैं तुम दोनों नाकाबिले शिकस्त हो। तुम्हारे जिस्मों की तोड़ फोड़ नहीं की जा सकती, तुम पर बंदूक की गोलियां असर नहीं करती, लेकिन तेजाब से तुम्हारी खाल और गोश्त को गलाया जा सकता है। क्या तुम ऐसा वक्त आने दोगे?
कोई ऐसा वैसा वक्त नहीं लाता, वक्त खुद आता है और खुद गुजरता है। आने वाला कोई वक्त बताएगा कि तेजाब से हमारा कुछ बिगड़ता है या नहीं। वैसे हमारे जिस्म के किसी एक हिस्से को नुकसान पहुंचेगा तो तुम्हारी एक बस्ती तबाह होगी। अगर हमारे पूरे जिस्म को नुकसान पहुंचेगा तो तुम्हारा पूरा मुल्क खंडर बन जाएगा। जब भी आजमाने का हौसला हो हमें आजमा लेना। एक आला अफसर ने कहा, तुम दोनों जबरन यहाँ आए हो, हमारे लिए एक बोझ, एक मसला हो। इसके बावजूद हम तुम्हारे खिलाफ कोई कदम नहीं उठाएंगे। हमारे दरमियान एक समझौता होना चाहिए जिससे दोस्ताना माहौल कायम रहे। एक हाकिम ने कहा, या तुम्हारी कुछ शराइत हों जिन्हें हम तस्लीम कर लें तो तुम दोनों ये मुल्क छोड़कर जाने पर राजी हो जाओ। सोसाना ने कहा, अभी तो हम रहने आए हैं, इसलिए जाने की बात ना करो। हम पहले भी कह चुके हैं और अब भी कहते हैं कि जब तक हम महफूज रहेंगे तब तक यहाँ किसी फर्द को हमारी तरफ से नुकसान नहीं पहुंचेगा और तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक दोस्ताना माहौल कायम रहेगा। हम चाहते हैं कि तुम दोनों हमारे मुल्की मामलात में कभी मुदाखलत न करो। जिब्राइल ने पूछा, क्या तुम दूसरे मुल्कों के मामलात में मुदाखलत नहीं करते? हम सियासी हालात की बिना पर ऐसा करते हैं। हम भी सियासी हालात से मजबूर होकर ऐसा करेंगे। तुम दोनों को किस मुल्क के सियासी हालात से दिलचस्पी है? फिलहाल पाकिस्तान से है। सब ने जैसे गहरी सांस ली। एक ने कहा, बात साफ हो गई, फरहाद ने तुम दोनों को हम पर मुसल्लत किया है। जिब्राइल ने पूछा, ये बात कैसे समझ में आई? एक आला हाकिम ने कहा, फरहाद को शिकायत है कि पाकिस्तान में हमारी खुफिया तंजीम सरगर्म अमल है। सोसाना ने पूछा, क्या यह शिकायत भेजा है? पहले शिकायत बजा थी, अब भेजा है। जब से फरहाद ने पाकिस्तान में रिहाइश इख्तियार की है हमारी तंजीम के तमाम लोग वहां से निकल आए हैं। अब हमारी वहां कोई सरगर्मी नहीं रही है। जिब्राइल ने कहा, अगर यह सच है तो फिर इत्मीनान रखो, हमसे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन यूरोप और अमेरिका में तुम्हारी तैयार करदा मसनूआत में से कोई भी माल नाम बदल कर या लेबल बदल कर पाकिस्तान जाएगा तो हम यहाँ तुम्हारी सनतों को तबाह करेंगे। तेल अवीव, हैफा और नई यरूशलेम के मिलों और फैक्ट्रियों की कोई मशीन सलामत नहीं रहेगी। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ही खामोशी छा गई। फिर एक ने कहा, मेरा ताल्लुक इसराइल के महकमा खारजा से है। मैं वादा करता हूँ बिल वास्ता या बिला वास्ता हमारा कोई तजारती ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं रहेगा। जिब्राइल ने कहा, यूरोप और अमेरिका का कोई भी सनतकार जो यहूदियों से किसी तरह का ताल्लुक रखता है उसका माल भी पाकिस्तान नहीं जाएगा। ठीक है, वह तमाम सनतकार या तो हम यहूदियों से ताल्लुक ख़त्म करेंगे या फिर पाकिस्तान में अपनी मिनी सनतें कायम नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने हमें धोखा देकर हमारा माल वहाँ फ़रोख्त करना चाहा तो हम क्या कर सकेंगे? सोसाना ने कहा, धोखा देने वालों से फरहाद अली तैमूर पाकिस्तान में खुद निमट लेगा। उसके पास झूठ और फरेब को समझने के बहुत से ज़राए हैं। फिर तुम दोनों को यहाँ रहना क्या ज़रूरी है? सोसाना ने कहा, हम सिर्फ इसलिए हैं कि तुम मौत को याद करते रहो। यूं समझो मैं सोनिया हूँ। जिब्राइल ने कहा, और मैं फरहाद हूँ। हमें देखते रहोगे तो गलतियों से परहेज करते रहोगे। पढ़ने वालों के सामने उस्ताद मौजूद ना हो मगर उसका डंडा रखा हो तो वो पढ़ने वाले सहम कर शरारतें नहीं करते, अपना सबक पढ़ते रहते हैं। जो ये बातें सुन रही थी और आला ओहदेदारों की बेबसी देख रही थी, वो सब हाकिम बनकर बोल रहे थे मगर उन दोनों को किसी तरह महकूम नहीं बना सकते थे। वो सचमुच उस्ताद के डंडे की तरह उनके सामने थे। जो खामोशी से ख्यालख्वानी करती रही थी वो 5 ओहदेदारों के दिमाग में पहुंच चुकी थी। बाकी 7 ओहदेदारों ने उसकी आमद पर सांसें रोक ली थीं। वो लोग समझते थे कि सोसाना और जिब्राइल के पास जो टेलीपैथी जानने वाले मौजूद रहते हैं वो उनके दिमागों में भी आने की कोशिश करेंगे। उनमें से 2-4 ने जिब्राइल से कहा, तुम्हारे ख्यालख्वानी करने वाले हमारे अंदर आना चाहते हैं, लेकिन हमने अपने दिमागों को फौलादी किला बना लिया है, अब यहाँ कोई दाखिल नहीं हो सकेगा। ऐसे दावे के बावजूद जोजो ने काला हाकिम के ख्यालात पढ़कर मालूम कर लिया कि रायमा नामी एक नई टेलीपैथी जानने वाली अपने शौहर के साथ आई है और अब मुमलिकत इसराइल में टेलीपैथी का इल्म रखने वाले 6 अदद हो गए हैं। जोजो ने मेरे पास आकर ये रिपोर्ट दी। फिर कहा, पापा, हम सब सानी के दिमाग में रहने के लिए बारी बारी 6 घंटे के लिए जाते हैं। जब मैं सानी के पास थी तो उसके ज़रिए दूसरे फौजियों के दिमागों में जाती रही। एक अफसर के ख्याल से पता चला कि उनकी एक टेलीपैथी जानने वाली कहीं गुम हो गई है। उससे टेलीपैथी जानने वाले की ड्यूटी उन सुराग रसानों के साथ ही जो किंग फर्नांडो पर कड़ी नजर रखते थे। ये बातें सुनकर मैं सोच में पड़ गया। लैला और सुल्ताना ने बताया कि अली तैमूर की शख्सियत बदलकर उसे जॉन कार्लो बनाकर एक इंजीनियर की हैसियत से किंग फर्नांडो के एक प्रोजेक्ट में भेजा गया है। मैंने जोजो से कहा, बेटी, पहले उस अफसर के ख्यालात से मालूम करो कि उनकी टेलीपैथी जानने वाली किस दिन और किस तारीख को गुम हुई है। जोजो चली गई। मैंने सुल्ताना के पास आकर पूछा, अली जॉन कार्लो की हैसियत से प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, वो किस दिन और किस तारीख को लापता हुआ था? सुल्ताना ने दिन और तारीख बताई। उधर से जोजो ने आकर वही दिन और वही तारीख बताते हुए कहा, ये रायमा उसी दिन से गायब है। बात समझ में आने लगी। रायमा अपने सुराग रसानों के जरिए किंग फर्नांडो के प्रोजेक्ट में गई होगी, वहां अली से सामना हुआ होगा। उसने जॉन लम्बोर्डा वगैरह से निजात हासिल करने के लिए तनवीमी अमल के जरिए जॉन कार्लो अली की शख्सियत बदल दी होगी, इसीलिए अब तक हम ना जान सके थे।
ना हमारे दुश्मन के एडी फिशर के पीछे रायमा ने अली को छुपा दिया है। मैंने जोजो से कहा, सोनिया, सलमान, सुल्तान और लैला से कह दो, मुझे यकीन है कि रायमा के साथ जो जवान है वो हमारा अली है। किसी तरह भी उसके दिमाग में पहुंचो, वरना वो यहूदियों का कैदी बन जाएगा। वो चली गई। मैं सोचने लगा कि किस तरह अपने बेटे के दिमाग में पहुंचूं। रायमा ने उसकी शख्सियत और उसका लबो लहजा बदल दिया था। जब तक हम उसकी आवाज़ और लहजा ना सुनते उसके पास पहुंच नहीं सकते थे। मैंने मुख्तलिफ यहूदी अकाबरीन के जरिए रायमा तक पहुंचना चाहा। पता चला उस नई टेलीपैथी जानने वाली की सख्ती से निगरानी और हिफाजत की जा रही है। उसके पास सिर्फ वही अफसरान जाते हैं जो योगा के माहिर हैं। रायमा का टेलीफोन अटेंड करने वाली सेक्रेटरी भी हसास दिमाग की हामिल थी और पराई सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेती थी। मैंने बाबा साहब के इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले एक जासूस से रब्ता किया। वह तिलबैब में एक एसआई डॉक्टर की हैसियत से रहता था। मैं उसके दिमाग में पहुंचा तो मुझसे पहले सलमान वहां पहुंचा हुआ था और हमारे उस डॉक्टर जासूस से कह रहा था, मिस्टर, सोनिया ने हदायत की है कि पानी की सप्लाई लाइन में ऐसा भी कमजोरी की दवा हल करो। हम जिस टेलीपैथी जानने वाली को ट्रैप करना चाहते हैं उसे हैफा की फौजी छावनी में रखा गया है। वहां की पाइपलाइन में दवा मिलाई जाए और ये काम घंटे 2 घंटे के अंदर हो जाना चाहिए। मैं जिस मकसद के लिए जासूस के पास आया था, सोनिया ने उसके पास पहले ही सलमान को पहुंचा दिया था। वो भी वही तरीका इख्तियार कर रही थी जो मैं करना चाहता था। मैंने उन्हें इस तरीका पर अमल करने के लिए छोड़ दिया। वहां से मैं दूसरे जासूस के पास आया। वो अपने एक तरबियत याफ्ता कुत्ते को कार में बिठाए हैफा की तरफ जा रहा था। वो एक बहुत ही छोटे कद का कुत्ता था। सफ़ेद रेशम जैसे बालों में उसका पूरा जिस्म छुपा रहता था। वो जासूस के एक एक इशारे को खूब समझता था। मैं उससे कहने आया था कि वो अपने कुत्ते के गले में एक पावरफुल माइक्रोफोन पट्टे की तरह बांधे। यूं भी कुत्ते के घने बालों की वजह से छोटा सा माइक नजर नहीं आएगा। कुत्ते को इस रिहाइशगाह में जाने के लिए छोड़ा जाए जहां रायमा और अली का क्याम था। दूसरी तरफ कार में बैठा हुआ हमारा जासूस अपने रिसीविंग सेट के जरिए माइक से आने वाली आवाज़ें सुनता रहता। हो सकता है वो कुत्ता अली के पास से गुजरे और हमें उसका मौजूदा लबो लहजा सुनाई दे। लेकिन दूसरे जासूस के पास भी सोनिया ने मुझसे पहले लैला को पहुंचाया था और जासूस को वही हदायत दी थी जो मैं सोच कर आया था। मैं मुस्कुरा कर रह गया। कमबख्त बिजली थी बिजली। इधर मैं सोचता था, उधर वो कर गुजरती थी। मैंने उसके पास आकर कहा, कमाल करती हो, मैं वही करने गया था जो तुम सलमान और लैला से अमलन करा रही हो। ऐसा लगता है तुम मेरे ख्यालात पढ़ती हो और मुझसे पहले वही कर गुजरती हो। वो बोली, तुम्हें पाकिस्तान में अपना काम करना चाहिए। इसराइल में जो कुछ हो रहा है उससे मैं निमट लूंगी। खुदा ने चाहा तो हमारे अली को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। मैंने कहा, परेशानी सिर्फ इतनी सी है कि अली खुद को भूला हुआ है। अगर वो अपने आप को पहचान ले फिर उसे हम में से किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। परेशानी की कोई बात नहीं है। लैला ने तरमीमी अमल के जरिए सिर्फ उसकी पिछली ज़िंदगी भुलाई थी, लेकिन उसकी तमाम जहनी सलाहियतें और जिस्मानी शाहजोरी बदस्तूर मौजूद है। अपनी शख्सियत को भूलने के बावजूद लोहे का चना है, कोई उसे चबा नहीं सकेगा। तुम अपने मामलात को देखो। मैं मुतमईन होकर वहां से चलाया। जासूस ने रायमा की रिहाइशगाह से ज़रा दूर अपनी कार रोकी। अपने कुत्ते को मखसूस इशारों के जरिए समझाया कि उसे क्या करना है। फिर उसने कार के दरवाजे को खोलकर कुत्ते को बाहर छोड़ दिया। वो दौड़ता हुआ उस रिहाइशगाह के बाउंड्री गेट के पास पहुंचा। अहाते के अंदर और बाहर कई मुसल्लह गार्ड्स नजर आ रहे थे। वो कुत्ता गेट की जालियों के दरमियान से गुजरकर अहाते के अंदर चला गया। एक गार्ड ने दूसरे गार्ड से कहा, वो देखो, पता नहीं कुत्ता कहाँ से आ गया है। दूसरे ने कहा, यहाँ आसपास की कोठियों में आला फौजी अफसरान रहते हैं, उनमें से किसी का होगा। कुछ भी हो, मैं इसे बाहर भगा कर आता हूँ। वो गार्ड कुत्ते को तलाश करने के लिए बंगले के अंदर जाने लगा। जासूस कार स्टार्ट करके वहां से दूर चला गया। कार के डैशबोर्ड में रिसीविंग सेट ऑन रखा गया था। उसमें से ऐसी आवाज़ें आ रही थी जैसे कुत्ते को पकड़ने के लिए कई गार्ड्स भागते फिर रहे हों। उनकी अधूरी बातें सुनाई देती थी क्योंकि बातें पूरी होने से पहले कुत्ता भागकर कहीं दूर चला जाता था। फिर एक औरत की आवाज़ सुनाई दी। वो कह रही थी, ये क्या तमाशा है, तुम लोग एक कुत्ते को नहीं पकड़ सकते। लैला जासूस के दिमाग में रहकर उस औरत की आवाज़ सुन रही थी। वह वहाँ की गवर्नेंस थी। इस रिहाइशगाह में आने वाले फ़ोन अटेंड करती थी। सलमान ने लैला को बताया था कि वह गवर्नेंस प्राइस सोच की लहरों को महसूस करते ही सांस रोक लेती है, इसलिए लैला उसके दिमाग में नहीं गई। यूं भी यह तय किया गया था कि हमारे ख्याल ख्वानी करने वाले रायमा के दिमाग को नहीं छेड़ेंगे। वह दूसरे टेलीपैथी जाने वालों की तरह योगा की माहिर होगी। इसलिए लैला उन गार्ड्स के दिमागों में जाती रही जो कुत्ते को पकड़ने के दौरान कुछ ना कुछ बोल रहे थे। वो लोग बंगले के अंदर रहने वालों के मुताल्लिक कुछ नहीं जानते थे। उनकी ड्यूटी बाहर रहा करती थी। उनके ख्यालात से पता चला कि बंगले के अंदर एक कमरे का दरवाज़ा बंद है। कुत्ता उसी कमरे में किसी खिड़की के जरिए जाना चाहता है। उसी वक्त उनके किसी अफसर ने गरज कर कहा, तुम सब गधे हो, इसे गोली क्यों नहीं मारते? क्या ये कुत्ता तुम्हारा रिश्तेदार है? ये आवाज़ें रिसीविंग के आले से आ रही थीं। चंद सेकंड के बाद ही ठाएं ठाएं की आवाज़ें सुनाई देने लगी। वो फायरिंग करते जा रहे थे। लैला ने जासूस से कहा, मुझे अफसोस है, इतना ज़बरदस्त तरबियत याफ्ता कुत्ता बेमौत मारा जाएगा। जासूस ने कहा, मादाम आवाज़ों से पता चल रहा है वो जिंदा है, बंगले के बाहर खुली फिजा में आ गया। लैला ने कहा, हाँ, उसके हाँफने की आवाज़ें आ रही हैं। गालिबन वो दौड़ता हुआ आ रहा है, आवाज़ करीब आ रही है।
जासूस ने कार का दरवाज़ा खोल दिया, इंजन को स्टार्ट रखा। कोई 2 मिनट के अंदर ही कुत्ता दौड़ता हुआ अगली सीट पर आकर बैठ गया। जासूस ने फौरन दरवाज़ा बंद किया, फिर तेज़ी से ड्राइव करते हुए बोला, मादाम ये कुत्ता समझ गया था कि बंद कमरे में नहीं पहुंच सकेगा और जान का खतरा भी है, इसलिए यह भागकर चलाया है। इसने ठीक ही किया। राइमा और एडी फिशर इसी बंद दरवाजे के पीछे होंगे और ये बेचारा वहां नहीं जा सकता था। वैसे तुमने इसे ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी है, जाओ अब आराम करो। लैला ने सलमान के पास आकर उसे ये वाकया सुनाया। उसने कहा, हमारे दूसरे जासूस ने पानी की सप्लाई लाइन में दवा मिला दी है। तुम तैयार रहो। गवर्नस जैसी यह साबी कमजोरी में मुब्तला हो, उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर उसे फौरन अली के पास ले जाना। मैं वहां के सिक्योरिटी अफसर को अपना अल्लाहकार बनाऊंगा। लैला और सलमान इंतजार करने लगे। वो 10-15 मिनट के वक्फे से गवर्नस और सिक्योरिटी अफसर के दिमाग में जाते थे, फिर उनके सांस रोकने से वापस आ जाते थे। सर्दी का मौसम था, शायद इसलिए किसी को ज्यादा प्यास नहीं लग रही थी। ना कोई पानी पी रहा था, ना किसी के दिमाग में जगह मिल रही थी। बाज़ औक़ात इंतज़ार बड़ा तकलीफदेह होता है। अगर अली तैमूर तक पहुंचने की बात ना होती तो वो दोनों बेजार हो जाते। आखिर रात को खाने के दौरान उन्होंने पानी पिया तो उनके दिमागों में जगह मिल गई। जगह मिली मगर मायूसी हुई। उनके ज़्यादा ख्यालात पड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। पहले उनके चोर ख्यालात ने बताया कि राइमा और एडी फिशर इस बंगले में लाए गए थे, लेकिन एक ज़ेरे ज़मीन चोर रास्ते से उन्हें किसी दूसरी जगह पहुंचा दिया गया है। गवर्नस और सिक्योरिटी अफसर जानते थे कि उन्हें कहाँ ले जाकर छुपाया गया है। यहूदियों ने खूब चाल चली थी। हमारे ख्यालख्वानी करने वालों को तमाम दिन झांसा देते रहे थे। ये बात हमारे लिए ज़्यादा तशवीशनाक हो गई थी कि अली तैमूर को जाने कहाँ ले जाया गया है और खुदा जाने उसे पहचान लिया गया है या नहीं। हमारी दुआ थी कि वो ना पहचाना जा सके। वो 6 गोल्डन ब्रेन्स खूब सोच समझकर चालें चल रहे थे। जब से ऐलान हुआ था कि इसराइल में कोई डेंजरस मैन अपनी वाइफ के साथ आ रहा है, तब से अपने तमाम टेलीपैथी जानने वालों को रिहाइश के लिए मुख्तलिफ शहरों में भेज दिया था। वो राइमा को भी बज़ाहिर हैफा के एक बंगले में ले गए थे, फिर चोर रास्ते से उसे और अली को दूसरे शहर में पहुंचा दिया था। तिलबैम में सोसाना और जिब्राइल पहुंचे हुए थे। ऐसी जगह वो अपने किसी भी टेलीपैथी जाने वाले को रहने की इजाज़त नहीं दे सकते थे। सोसाना और जिब्राइल की तो सिर्फ जिस्मानी और ज़ाहरी दहशत थी कि वो इंसान से लेकर मिलों और फैक्ट्रियों की तोड़ फोड़ करेंगे, लेकिन उनके पीछे बैठे हुए फरहाद और सोनिया की दहशत ने नींदें उड़ा दी थी। मैं और मेरे तमाम टेलीपैथी जानने वाले उन यहूदी काबरीन के अंदर बारूद की तरह भरे हुए थे। दिन रात ये अंदेशा था कि पता नहीं हम कब उनके अंदर से फट पड़ेंगे। ये तशवीश भी थी कि पता नहीं हम सोसाना और जिब्राइल को वहां पहुंचाकर उनके पीछे चुपचाप क्या करते फिर रहे हैं। चूंकि वो बहुत ज़्यादा मोहतात थे, इसलिए कुछ कामयाबियां हासिल कर रहे थे और हमें कुछ नाकाम बनाते जा रहे थे। उन्होंने राइमा और अली को एक खुफिया पनाहगाह में पहुंचाने के बाद यही काम किया कि राइमा को दिमागी कमजोरी में मुब्तला कर दिया ताकि उसकी और एडी फिशर अली की असलियत मालूम हो सके। राइमा ने कॉफ़ी पीने के बाद कमजोरी महसूस की तो घबरा सी गई। अली से बोली, फिशर हमारे साथ धोखा हो रहा है। मैं तुम्हारी यहूदी कौम पर भरोसा करके यहाँ लाई हूँ और इन मेज़बानों ने कॉफ़ी में ज़रा रसा दवा मिलाकर मुझे पिलाई है। मैं बहुत कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ। अली ने कहा, कमज़ोरी की कोई दूसरी वजह भी हो सकती है। तुम इसके लिए मेरी यहूदी कौम को इल्ज़ाम ना दो। यही कॉफ़ी मैं पी रहा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुमसे बहस नहीं कर सकूंगी। प्लीज़ मुझे सहारा दो और बिस्तर पर पहुँचा दो। अली ने उठकर उसे सहारा दिया। वो बोली, ओ गॉड, मैं अपने पैरों से चल नहीं सकूंगी। फिशर मेरी मदद करो, मुझे पेश आने वाले खतरे से बचाओ। उसने राइमा को दोनों बाजू में उठा लिया, फिर बेडरूम की तरफ जाते हुए बोला, तुम्हें मेरी मदद की नहीं, डॉक्टर की ज़रूरत है। मैं अभी डॉक्टर के लिए किसी को कहता हूँ। उसने उसे बिस्तर पर लाकर लिटा दिया। वो बोली, डॉक्टर को रहने दो, मैं सोना चाहती हूँ, मुझे तनहा छोड़ दो। तुम दूसरे बेडरूम में आराम करो। राइमा ने महसूस किया ये बातें वो अपनी मर्जी से नहीं बोल रही है, कोई उसके अंदर उसे बोलने पर मजबूर कर रहा है। वली को रोकना चाहती थी, उसे कहना चाहती थी, मुझे छोड़कर ना जाओ, कोई मेरे अंदर है, मुझ पर जबर कर रहा है, तुम्हें मुझसे दूर कर रहा है, मुझे छोड़कर ना जाओ। ये बातें वो सोचती रह गई, बोल ना सकी। अली उसके कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए दूसरे कमरे में चला गया। तब उसके अंदर पराई सोच की लहर ने कहा, तुम नाहक परेशान हो रही हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं। वो नकाहत से बोली, धोखा देते हो और दोस्त भी बनते हो। ये मत भूलो कि तुम अपने मुल्क या काबरीन को धोखा देकर आई हो। तुम्हारी जैसी फरेबी औरत हमसे किस हद तक वफादार रहेगी, ये हमें मालूम करने दो। तुम्हारे मुतल्लिक अहम मालूमात हासिल करने के बाद हम तुम्हें अपनी मामूला और ताबेदार बना लेंगे। नहीं, प्लीज़ मुझ पर तनवीमी अमल ना करो। डरती क्यों? जब हमारी ताबेदार बनकर रहने आई हो तो हमें ताबेदार बना लेने दो। राइमा ने महसूस किया उसकी आंखें बंद हो रही हैं। वो सोना नहीं चाहती थी। वो अच्छी तरह जानती थी कि नींद में डूबते उसके ख्वाबीदा दिमाग पर अमल किया जाएगा, लेकिन जागना उसके बस में नहीं रहा था। पराई सोच वाला उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। वो पराई सोच वाला जे मॉर्गन था। तमाम यहूदिया काबरीन उस पर इसलिए एतमाद करते थे कि उसे ब्रेन ऑपरेशन के बाद सच्चा यहूदी और पक्का वफादार बना लिया गया था। गोल्डन ब्रेन्स ने उसे अपना जासूस बनाया था, लेकिन वैसे गोल्डन ब्रेन्स थे कि अपने बाप पर भी भरोसा नहीं करते थे। जब से अल्पा आई थी तब से उन्होंने उसे बड़ी राजदारी से जासूसा बना लिया था
और उसे ताकीद की थी कि वो जे मॉर्गन के मामलात पर नज़र रखे। एल्पा पर इसलिए ज़्यादा एतमाद था कि वो पैदाइशी यहूदी थी। ट्रांसफार्मर मशीन से गुजरने के बाद जे मॉर्गन को फांस कर इसराइल में आ गई थी। उसकी वफादारी पर किसी को शुबा नहीं था। वो मास्कमैन के जाल में फंसने के बाद और ब्रेन ऑपरेशन होने के बाद भी अपनी कौम में वापस आ गई थी। अब सूरत हाल ये थी कि गोल्डन ब्रेन्स ने जे मॉर्गन को रायमा पर तनवीम में अमल करने की हदायत की थी। चूंकि टेलीपैथी जानने वाले सोच के जरिए अमल करती हैं, इसलिए कोई गोल्डन ब्रेन ये नहीं सोच सकता था कि जे मॉर्गन किस नौयत का अमल कर रहे। हो सकता है वो रायमा को इस तरह अपनी मामूला बना ले कि वो यहूदियों से ज़्यादा जे मॉर्गन की वफादार रही। गोल्डन ब्रेन्स ने अपना शुबा दूर करने के लिए और अपने इत्मीनान के लिए अल्पा से कहा, तुम अव्वल भी हमारी हो, आखिर भी हमारी हो। इसलिए जब तक जे मॉर्गन तनवीमी अमल करता रहे तो तुम रायमा के दिमाग में खामोशी से मौजूद रहोगी। अगर वो हमारे हक में रायमा को वफादार बनाए तो ठीक, अगर वो अपने ज़ाती मकसद के लिए उसे ताबेदार बनाए तो तुम चुपचाप इस अमल को नाकाम बना देना। एल्पा ने कहा, मैं यही करूंगी। जे मॉर्गन को मेरी मौजूदगी का इल्म नहीं होगा। अगर उसके दिल में बेईमानी आएगी तो पहले मैं उसके अमल को नाकाम बनाऊंगी। फिर जब वो रायमा को तनवीमी नींद के लिए छोड़कर जाएगा तो मैं रायमा को अपनी कौम के हक में ताबेदार बना लूंगी। एल्पा की मौजूदगी ने गोल्डन ब्रेन्स को बड़ी हद तक मुतमईन कर दिया था। उन्होंने रायमा की शख्सियत तब्दील करने और उसे वफादार बनाए रखने के लिए बड़े ही मोहतात इक़दामात किए थे। बड़ी ज़बरदस्त तदबीर पर अमल कर रहे थे, मगर तकदीर भी अपना खेल दिखा रही थी। ये कोई नहीं जानता था कि उनका अपना एक टेलीपैथी जानने वाला दानियाल एल्पा के दिमाग में छुप कर रहता है, और खुद एल्पा नहीं जानती थी कि वो लाइल्मी में दानियाल की मामूला बन चुकी है और उसकी सोच की लहरों को महसूस करने के काबिल नहीं रही। दानियाल उसके अंदर बैठा गोल्डन ब्रेन्स की तमाम बातें सुन चुका था। जब जे मॉर्गन ने रायमा पर तनवीम में अमल शुरू किया तो दानियाल एल्पा के जरिए वहां पहुंच चुका था। यह उसके लिए एक सुनहरी मौका था। पहले उसने एल्पा को अपनी मामूला बनाया था, अब रायमा के दिमाग पर भी हुकूमत कर सकता था। इसलिए बड़ी खामोशी से जे मॉर्गन के तनवीमी अमल को नाकाम बना रहा था। नाकाम बनाने के लिए दो बातें ज़रूरी थीं कि रायमा जे मॉर्गन के ज़ेरे असर न आए और मॉर्गन को यकीन होता रहे कि वो ज़ेरे असर आ गई है और उसकी मामूला बन गई है। दानियाल ने रायमा पर इस हद तक कब्जा जमाया कि जे मॉर्गन मामूला बनने वाली के चोर ख्यालात पढ़ ना सके। पढ़ना चाहे तो दानियाल रायमा के लहजे और सोच में अपने तौर पर ऐसे चोर ख्यालात पेश करे कि जे मॉर्गन मुतमईन हो जाए। ये रायमा के दिमाग में 3 टेलीपैथी जानने वालों की पेचीदा कशमकश थी। तीसरी टेलीपैथी जानने वाली एल्पा थी। दानियाल ने पहले रायमा के दिमाग को अपने कब्जा में रखा और जे मॉर्गन को यकीन दिलाता रहा कि वो ट्रांस में आ रही है। जब उसे यकीन हो गया कि वो मामूला बन चुकी है तो उसने सवालात शुरू किए। पहला सवाल था, तुम इसराइल क्यों आई हो? रायमा ने जवाब दिया, पनाह लेने। तुमने पनाह लेने के लिए इसराइल को क्यों तरजीह दी? अगर मैं इसराइल ना आती तो फरहाद अली तैमूर की पनाह में जाती। मेरे यहूदी शौहर एडी फिशर को यह मंजूर नहीं था। वो चाहता है कि मेरी टेलीपैथी से यहूदी कौम को फ़ायदा पहुंचे, इसलिए मैंने इसराइल को तरजीह दी है। रायमा बोल रही थी और समझ रही थी कि जे मॉर्गन के ट्रांस में नहीं आई है और अपने तौर पर मक्कारी से ऐसे जवाबात दे रही है। दानियाल ने उसकी सोच में कहा, हाँ, मुझे इसी तरह जे मॉर्गन को झांसा देना चाहिए। दानियाल थोड़ी देर तक रायमा के पास रहा, उसके जवाबात सुनता रहा। फिर एल्पा के पास आया। वो भी रायमा के दिमाग में थी और महसूस कर रही थी कि रायमा सही तौर पर मामूला नहीं बन पा रही, कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन इससे पहले कि वो गड़बड़ को समझ पाती, दानियाल उसके अंदर पहुंच गया। उसकी सोच और लहजे में यकीन दिलाने लगा कि जे मॉर्गन कामयाब तनवीमी अमल कर रहे। वो मामूला और ताबेदार थी। दानियाल उसके दिमाग में जो ख्यालात पैदा कर रहा था उसे वो सही तस्लीम करती जा रही थी और दानियाल उसके जरिए मॉर्गन के सवालात और रायमा के जवाबात सुनता जा रहा था। अब तीनों की कशमकश से अली तैमूर को फ़ायदा पहुंच रहा था। रायमा से जब पूछा गया कि एडी फिशर की हकीकत क्या है तो उसने जवाब दिया, हकीकत यही है जो सबके सामने, वो नस्लन यहूदी है। मैं उस पर 1000 जान से आशिक हूँ, इसलिए खुद ईसाई होने के बावजूद उससे शादी की है। मैं उसकी किसी बात से इनकार नहीं करती हूँ। उसने कहा, इसराइल चलो, मैं यहाँ चली आई। जे मॉर्गन खुशफहमी में मुब्तला था। रायमा को यहूदियों का वफादार बनाता रहा और यह हुक्म दिया कि वह दिमागी तवानाई बहाल होने के बाद अपने हामिल की सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगी और वह दिमाग में आएगा तो सांस नहीं रोकेगी। फिर वह उसे तनवीमी नींद सोने के लिए छोड़कर चला गया। दानियाल ने एल्पा के दिमाग में ख्याल पैदा किया, मुझे भी रायमा के दिमाग से जाना चाहिए। मॉर्गन का अमल मुकम्मल हो चुका है और यह तनवीमी नींद सोती रहेगी। एल्पा दिमागी तौर पर अपनी रिहाइशगाह में हाजिर हो गई। वो एक टीवी और कंप्यूटर के पास बैठी हुई थी। इस कंप्यूटर के जरिए गोल्डन ब्रेन्स को रिपोर्ट देने वाली थी कि जे मॉर्गन ने एतमाद को धोखा नहीं दिया और रायमा पर कामयाब अमल किया है। उसने रिपोर्ट देने से पहले कुर्सी की पुश्त से टेक लगाकर आंखें बंद कर ली। सोचने लगी, पता नहीं क्या बात है, कोई बात खटक रही है। वो गौर करने लगी, आखिर बात क्या है। फिर कुछ ऐसा लगा जैसे वो रायमा के दिमाग में रहकर भी वहां नहीं रही थी। उसने पूरी हाजिर दिमागी से रायमा पर होने वाले अमल को नहीं समझा है। बस उसके अंदर बात पैदा हुई कि अमल कामयाब रहा और वो कामयाबी का यकीन करके रायमा के दिमाग से भी चली आई है।
वो कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई, बेचैनी से टहलने लगी। वो बेचैनी पूरी तरह समझ में नहीं आ रही थी। एक बार ये ख्याल पैदा हुआ कि रायमा के पास जाना चाहिए, शायद उसे बदस्तूर तन्वी भी नींद सोते देखकर बेचैनी दूर हो जाए। फिर वो कुर्सी पर आकर बैठ गई। उसी वक्त टीवी के पीछे दीवार पर लगा हुआ सुर्ख बल्ब ऑन हो गया और बल्ब के साथ वाले छोटे स्पीकर से टू टू की आवाज आने लगी। यही इशारा था कि गोल्डन ब्रेन्स उसकी रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। उसने टीवी को ऑन किया। कंप्यूटर के जरिए यह तहरीर स्क्रीन पर पहुंचाई। प्लीज इंतजार फरमाएं, मैं 15 मिनट के अंदर रिपोर्ट पेश करूंगी। फिलहाल जे मॉर्गन पर शुबा न किया जाए। ये तहरीर पहुंचाकर उसने टीवी ऑफ कर दिया। अपने अंदर की बेचैनी दूर करने के लिए ख्याल ख्वानी की परवाज की। फिर रायमा के दिमाग में पहुंच गई। उसे खामोशी और सुकून से तन्वी में नींद सोना चाहिए था, लेकिन उसके दिमाग में खामोशी नहीं थी। कोई बोल रहा था और उस पर तन्वी में अमल शुरू कर रहा था। एल्पा हैरान रह गई। वो दानियाल की आवाज़ और लहजे को पहचान रही थी। यही दानियाल आमिल बनकर सोच के जरिए एल्पा के अंदर आता था तो वो उसे महसूस नहीं करती थी, क्योंकि मामूला थी। लेकिन अभी वो रायमा के दिमाग में थी, इसलिए एल्पा ने इस मक्कार को पहचान लिया। उसने फौरन ही गोल्डन ब्रेन्स को सिग्नल दिया। फिर कंप्यूटर के जरिए कहा, सर, हमारी आस्तीन में सांप है। दानियाल ने जे मॉर्गन के तनवीमी अमल को नाकाम बना दिया है और इस वक्त खुद रायमा पर अमल कर रहे। इस सिलसिले में जो भी सवालात करना चाहेंगे उनके जवाबात में खासी देर हो जाएगी। आप पहले दानियाल को तनवीमी अमल से रोकें। फिर अल्पा ने दूसरी तहरीर स्क्रीन तक पहुंचाई। वहां लिखा था, सर, मुझे शुबह है कि दानियाल जिस तरह रायमा पर अमल करे उसी तरह मक्कारी से शायद मुझ पर और जे मॉर्गन पर भी अमल कर चुका है। इसीलिए हम रायमा के दिमाग में रहकर भी उसके फरेब को ना समझ सके। गोल्डन ब्रेन्स की तरफ से तहरीर उभरी, इंतजार करो, पहले हम दानियाल से निमट रहे हैं। दानियाल अपनी रिहाइशगाह के बेडरूम में था। दरवाजे को अंदर से बंद करके सोफे पर बैठा हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं और वह रायमा के दिमाग में पहुंचकर उस पर अमल कर रहा था। अमल कामयाब हो रहा था। वो उसके ज़ेर असर आ रही थी और मामूला बनकर उसके सवालात के जवाबात देने वाली थी। उसी वक्त जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ें आईं। ख्याल ख्वानी के दौरान मदाखलत हुई तो उसने आंखें खोल दी। गुस्से से दरवाजे की सिमत देखते हुए बोला, कौन है? अभी जाओ, मैं आराम कर रहा हूँ। बाहर से आवाज़ आई, मैं मिलिट्री पुलिस का चीफ हूँ, फौरन दरवाज़ा खोलो। उधर रायमा सिर्फ ज़ेर असर आई थी, अभी पूरी तरह मामूला नहीं बन पाई थी। दानियाल तनवीमी अमल अधूरा नहीं छोड़ना चाहता था और मिलिट्री पुलिस के चीफ से इनकार भी नहीं कर सकता था। वह मजबूर होकर सोफे से उठ गया। इरादा था कि चीफ को अंदर आने देगा, फिर बहाने से टॉयलेट रूम के अंदर जाकर रायमा पर तनवीमी अमल को पूरा कर लेगा। उसने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खुलते ही मुंह पर घुंसा पड़ा। चीफ का घुंसा खाकर वो पीछे की तरफ लड़खड़ाया। 2 फौजी जवानों ने उसे गन पॉइंट पर रख लिया। तीसरे फौजी जवान के हाथ में इंजेक्शन लगाने की सिरिंज थी। चीफ ने कहा, चुपचाप ये इंजेक्शन लगवा लो। दानियाल ने पूछा, ये सुई किस लिए लगाई जा रही है? सवाल ना करो, तुमने ज़रा भी इनकार किया तो गोली मारकर तुम्हें जख्मी किया जाएगा ताकि तुम ख्याल ख्वानी के काबिल न रह सको। वह चीफ के रवैये से समझ गया था कि तामील नहीं करेगा तो जिस्म के किसी हिस्से में गोली पेवस्त हो जाएगी, लिहाजा वो बुत बना खड़ा रहा। फौजी जवान ने उसके एक बाजू में सुई पेवस्त करके सिरिंज की दवा जिस्म के अंदर पहुंचा दी। चीफ ने कहा, जाओ अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाओ। एक जवान ने उसे धक्का दिया। वह पीछे लड़खड़ाकर बिस्तर पर गिर पड़ा। चीफ ने अपने जवानों के साथ कमरे से बाहर जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। दानियाल कमजोरी महसूस कर रहा था। बिस्तर पर रेंगते हुए तकिए पर सर रख रहा था। कमजोरी के बावजूद उसने ख्याल ख्वानी की अहमकाना कोशिश की और नाकाम रहा। यह हसरत रह गई कि रायमा को भी अपनी मामूला और ताबेदार बना सके। उधर का अमल अधूरा रह गया था। फिर उसे अपने दिमाग में जे मॉर्गन की आवाज़ सुनाई दी, हाँ हाँ, और कोशिश करो, रायमा को भी अपने मामूला बना लो। हम तमाम टेलीपैथी जानने वालों को अपना महकूम बना लो, फिर इसराइल पर तुम्हारी हुकूमत कायम हो जाएगी। वो आजिज़ी से बोला, ओह मॉर्गन, यकीन करो, मैं बुरी नीयत से उसे मामूल नहीं बना रहा था। मैं हमेशा और उसकी और अल्पा के अंदर छुप कर रहना चाहता था ताकि उन्हें कभी गद्दारी का मौका ना दूं। तुम सिर्फ लड़कियों को क्यों ट्रैप कर रहे हो? वो इसलिए कि फरहाद और उसके बेटे लड़कियों को पहले फांसते हैं, इसलिए मैं चुपचाप अल्पा और रायमा की निगरानी करना चाहता था। अभी तुम्हारे ख्यालात से झूठ और सच जाहिर हो जाएगा। नहीं, फॉर गॉड सेक, मेरे ख्यालात ना पढ़ो, मेरे अंदर से चले जाओ। तुम खामोश क्यों हो? बोलो, कुछ बोलो। तुम्हारी खामोशी बता रही है कि तुम मेरे छुपे हुए ख्यालात पढ़ रहे हो। नहीं, मैं सांस रोक लूंगा, तुम्हें अपने अंदर से भगा दूंगा, भाग जाओ। वह सांस रोककर उसे भगाना चाहता था, लेकिन कमजोरी के बायस लंबी लंबी सांसें खींच रहा था। थोड़ी देर के बाद जे मॉर्गन कंप्यूटर के जरिए गोल्डन ब्रेन्स को रिपोर्ट पेश कर रहा था। वही रिपोर्ट अल्पा अपने टीवी स्क्रीन पर पढ़ रही थी। स्क्रीन पर लिखा हुआ था, सर, ये दानियाल उस वक्त से हमें धोखा दे रहा है जब अल्पा शहरी रूम में थी। पारस ने इसके दिमाग को कमजोर बनाया था। दुश्मन टेलीपैथी जानने वाले अल्पा को अपना ताबेदार बनाना चाहते थे, लेकिन हमने उनके तनवीमी अमल को नाकाम बना दिया था और खुश हो गए थे कि अपनी अल्पा को दुश्मनों से बचा लिया है। लेकिन हम आस्तीन के सांप से बेखबर रहे। ये तहरीर मिटने लगी, दूसरी तहरीर उभरने लगी। सर, दानियाल चाहता था कि अल्पा उसकी मामूला बनकर इसराइल आए, उससे मुलाकात होते उस पर आशिक होकर उससे शादी कर ले।
लेकिन आप लोगों के तरीक़ेकार ने हम तमाम टेलीपैथी जाने वालों को एक दूसरे से दूर रखा, जिसके नतीजे में अल्पा उसके सामने तो ना जा सकी और ना ही उस पर आशिक हुई। फिर भी दानियाल किसी मुनासिब मौके का इंतजार कर रहा था। ये तहरीर भी मिटने लगी। तीसरी तहरीर उभरने लगी। सर, वह अल्पा के दिमाग में चुपचाप आता जाता रहता था। ऐसे ही वक्त उसने अल्पा के अंदर रहकर यह सुन लिया कि मैं रायमा पर तनवीमी अमल करूंगा और अल्पा अमल के दौरान वहां मौजूद रहेगी। ऐसी मालूमात के बाद इसने मेरे अमल को नाकाम बना दिया। इस दौरान अल्पा को रायमा के अंदर पूरी तरह हाजिर दिमाग नहीं रहने दिया। यही उसकी गलती थी। अल्पा ने समझ लिया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। बहरहाल हमने अल्पा की जहानत से अपने अंदर छुपे हुए एक दुश्मन को पकड़ लिया है। इस रिपोर्ट के बाद गोल्डन ब्रेन्स की तरफ से स्क्रीन पर तहरीरी जवाब नजर आया। लिखा था, हम तमाम गोल्डन ब्रेन्स तुमसे और अल्पा से बहुत खुश हैं और तुम दोनों पर सबसे ज्यादा एतमाद करते हैं। फिर दूसरी तहरीर उभरने लगी। हम अपने यहाँ टेलीपैथी जाने वालों की तादाद बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए दानियाल को मौत की सजा नहीं देंगे। इसका ब्रेन वॉश करेंगे ताकि इसके दिमाग में हमारे खिलाफ जो मक्कारियां वो खत्म हो जाए और वह अल्पा पर किए हुए अमल को भूल जाए। इस तरह दानियाल एक वफादार बनकर फिर टेलीपैथी के जरिए हमारे काम आता रहेगा। तीसरी तहरीर उभरने लगी। तुम दोनों हमेशा हमारे मोतमद खास और जासूस बनकर होगे। जे मॉर्गन, तुम रायमा के पास जाओ और दोबारा अमल करो। अल्पा, तुम पहले की तरह रायमा के अंदर खामोश रहकर तनवीमी अमल की नाकामी को हाजिर दिमागी से समझते रहने की कोशिश करोगी। दैट्स ऑल। वो दोनों फिर रायमा के पास आ गए। दानियाल के अधूरे अमल के बायस रायमा के दिमागी तवाज़न में ज़रा फ़र्क आ गया था। पहले तो वो इस आबी कमज़ोरी में मुब्तला हो गई, फिर उसके दिमाग में 3 टेलीपैथी जाने वालों की कशमकश रही, जिसकी वजह से दिमाग बोझल होता रहा। फिर दानियाल ने अधूरा अमल किया तो ना वो अमल के बस में रही, ना अपने होशो हवास में रही, ज़हनी इंतशार में मुब्तला हो गई। जे मॉर्गन दूसरी बार अमल करने उसके पास आया तो पता चला रायमा की सोचें बिखरी हुई हैं। उसके जहन को किसी एक सोच पर मरकूज करने की कोशिश की गई तो दिमागी कमज़ोरी के बायस बहुत सी सोचें गड़बड़ होने लगीं। उसकी ज़हनी हालत बता रही थी कि अब उस पर तनवीमी अमल नहीं किया जा सकेगा। इस मकसद के लिए पहले दिमागी तवानाई लाजमी है। अल्पा ने कहा, इसकी दिमागी तवानाई बहाल होगी तो यह सांस रोक लिया करेगी, हमें दिमाग में नहीं आने देगी। ठीक है, इसे आज रात इसके हाल पर छोड़ दिया जाएगा, हम सुबह इसकी खैरियत मालूम करेंगे। दोनों ने गोल्डन ब्रेन्स को अपनी रिपोर्ट पेश की। वहां से जवाब मिला, इसे इसके हाल पर ना छोड़ो। अल्पा, तुम सो जाओ और जे मॉर्गन, तुम सुबह 4 बजे तक रायमा के दिमाग में आते जाते रहो और इसके जहनी इंतशार को कम करते रहने की कोशिश करो। 4 बजे के बाद तुम सो जाओगे और अल्पा इसके पास आ जाएगी। फिर दूसरी तहरीर स्क्रीन पर नजर आई। इस पहलू को नज़रअंदाज ना करो कि फरहाद के ख्याल ख्वानी करने वाले किसी तरह रायमा के पास पहुंच सकते हैं। उन दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वालों को रायमा का दिमाग एक खुली किताब की तरह मिलेगा। दुश्मनों को फ़ायदा ना उठाने दो। दैट्स ऑल। तकदीर को मानना पड़ता है। हम कुछ नहीं कर रहे थे, ये तकदीर थी जो रायमा के सिलसिले में पेचीदगियां पैदा कर रही थी और यूं अली तैमूर को जाहिर होने से बचा रही थी। दूसरी तरफ सुपर मास्टर हॉलीमैन और उसके खास टेलीपैथी जाने वाले जॉन लम्बोर्डा ने रायमा को ढूंढ निकालने की तमाम कोशिशें कर डाली थीं और नाकाम होते रहे थे। सुपर मास्टर ने कहा, वो शायद दुश्मनों के हाथ लग गई है या हमारे मुल्क से कहीं दूर चली गई है। जॉन लम्बोर्डा ने कहा, अगर वो दुश्मनों के हाथ लग जाए तो हमें फ़ायदा पहुंचेगा। सुपर मास्टर ने पूछा, वो कैसे? दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले रायमा की असलियत जानने के लिए उसे दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला करेंगे और उस पर अमल करेंगे। मैं कभी 1 घंटे और कभी आधे घंटे के बाद रायमा के पास जाता रहूंगा और वह सांस रोकती रहेगी। मिस्टर लम्बोर्डा, तुम कब तक ऐसा करते रहोगे? लम्बोर्डा ने कहा, और वो कब तक सांस रोकती रहेगी? कभी तो बीमार पड़ेगी या उसे कोई हादसा पेश आएगा या किसी तरह जख्मी होगी या फिर कोई दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला उसे ट्रैप करेगा। तो ऐसे वक्त में रायमा के दिमाग को गिरफ्त में लेने की कोशिश करूंगा। अगर नाकाम हुआ तो दुश्मन को भी कामयाब नहीं होने दूंगा। उस गद्दार लड़की के दिमाग में जल्जले पैदा करके उसे मार डालूंगा। जॉन लम्बोर्डा सुपर मास्टर के दूसरे मामलात में भी मसरूफ रहता था, लेकिन रायमा का पीछा नहीं छोड़ता था। अपने मुकर्रर वक्त के मुताबिक उसके दिमाग में जाता था और सांस रोकने से वापस आ जाता था। लम्बोर्डा ने सिल्वाना जोसेफ, सोनिया सानी के भी चोर ख्यालात पड़े थे और ये मालूम किया था कि सानी ख्वाब में किसी जॉन कार्लो को देखती है। ख्वाब में उसका चेहरा धुंधला सा नजर आता है, फिर भी वो ख्वाबों के इस शहजादे से मोहब्बत करती है। जॉन लम्बोर्डा को यह मालूम था कि रायमा किसी जॉन कार्लो के साथ रूपोश हुई है। उधर सानी किसी जॉन कार्लो से मोहब्बत करती थी। यह महज एक इत्तफाक हो सकता था कि रायमा और सानी के महबूब का नाम एक था, या फिर उसे एक नाम जॉन कार्लो के पीछे कोई भेद छुपा हुआ था। यह तजस्सुस भी ऐसा था कि जॉन लम्बोर्डा हकीकत मालूम करने के लिए रायमा का पीछा नहीं छोड़ता था। आखिर उसका सब्र व तहम्मुल काम आया। वह रायमा के पीछे भागते भागते उस रात उसके दिमाग के अंदर पहुंच ही गया, जब वो बेहद दिमागी कमजोरी में मुब्तला हो गई थी और कमजोरी ऐसी थी कि उस पर अमल नहीं किया जा सकता था। लम्बोर्डा ने उसके अंदर पहुंचकर जे मॉर्गन और अल्पा की गुफ्तगू सुनी। वो दोनों इसी मसले पर बातें कर रहे थे और कह रहे थे, ऐसी हालत में रायमा पर तनवीमी अमल कामयाब नहीं होगा।
वो दोनों उसके दिमाग में बारी बारी आते जाते रहेंगे। जब उसकी दिमागी तवानाई बहाल होने लगेगी तो वो अमल करके उसे मामूला और ताबेदार बना लेंगे। जॉन लबोर्डा ने जे मॉर्गन और एल्पा की गुफ्तगू सुनी, लेकिन उन्हें पहचान ना सका क्योंकि दोनों के ब्रेन ऑपरेशन के बाद उनकी आवाज़ और लहजा तब्दील किया गया था। लेकिन यह समझ गया कि रायमा इसराइल में है। ये बात जे मॉर्गन और एल्पा की गुफ्तगू से समझ में आ गई। एल्पा ने मॉर्गन से कहा था, चलो हम गोल्डन ब्रेन्स को रिपोर्ट पेश करें। और गोल्डन ब्रेन्स इसराइल में थे। उनकी ख्याल ख्वानी करने वाले यहूदी थे या उन्हें ब्रेन वॉश करके यहूदी बना दिया गया था। जॉन लबोर्डा के हिसाब से इसराइल में 4 टेलीपैथी जाने वालों को होना चाहिए था। एक जे मॉर्गन जो पहले से वहां था। बाकी 3 अमरीकी ख्याल ख्वानी करने वालों को यहूदियों ने अगवा किया था। आज लबोर्डा एक ख्याल ख्वानी करने वाली औरत की आवाज़ सुन चुका था। सोच रहा था ये औरत कौन हो सकती है। एल्पा के मुतल्लिक अब तक यही मालूम था कि वो मास्क मैन के चुंगल में है। ये राज अभी जाहिर नहीं हुआ था कि वो वापस अपनी कौम में आ गई है। उसने सुपर मास्टर हॉलीमैन को रायमा के हालात बताए और कहा, मैंने एक नई ख्याल ख्वानी करने वाली की आवाज़ सुनी है। पता नहीं ये यहूदी उसे कहाँ से पकड़ लाए हैं। इस तरह उनके यहाँ 5 ख्याल ख्वानी करने वाले हो गए हैं। अगर रायमा पर भी उनका अमल कामयाब हो गया तो उनकी तादाद 6 हो जाएगी। सुपर मास्टर ने कहा, रायमा पर उनका अमल कामयाब नहीं होना चाहिए। लबोर्डा ने कहा, हमारे यहाँ मेरे अलावा सिर्फ 2 ख्याल ख्वानी करने वाले रह गए हैं। एक पास्को रूट है, दूसरा फ्रेजर है। मैं उन दोनों को अभी रायमा के दिमाग में पहुंचा रहा हूँ। वो भी बारी बारी वहां आते जाते रहेंगे। जब भी यहूदी रायमा पर अमल करेंगे हमारे आदमी उस अमल को नाकाम बनाएंगे। उसने यही किया। अपने टेलीपैथी जाने वाले पास्को रूट और फ्रेजर को रायमा के दिमाग में पहुंचाकर ताकीद की, तुम दोनों बारी बारी इसके दिमाग में रहने के लिए वक्त मुकर्रर कर लो। मैं नाकामी बर्दाश्त नहीं करूंगा। रायमा पर दुश्मनों का अमल कामयाब नहीं होना चाहिए। जॉन लबोर्डा दिमागी तौर पर अपनी जगह हाजिर हो गया। अभी रायमा ज़हनी इंतशार में मुब्तला थी। उसके दिमाग से जॉन कार्लो अली के मुतल्लिक कुछ मालूम नहीं कर सकता था। वैसे भी बाद में मालूम किया जाता तो रायमा के चोर ख्यालात एडी फिशर को जॉन कार्लो बताते, लेकिन जॉन कार्लो को अली तैमूर नहीं कह सकते थे क्योंकि रायमा खुद अली की हकीकत नहीं जानती थी। और अगर अली तैमूर के चोर ख्यालात पढ़े जाते या उस पर तनवीम में अमल किया जाता तो उसकी पिछली ज़िंदगी को खरीदा जाता तो वो अपनी पिछली ज़िंदगी में जॉन कार्लो ज़ाहिर होता। हो सकता है कि अमल करने वाले जॉन कार्लो तक ही अली का मुहासबा करके रह जाते और ये समझ ना पाते कि एक पर्दे के पीछे दूसरा पर्दा है तो दूसरे पर्दे के पीछे कोई तीसरा पर्दा होगा जहां से अली ज़ाहिर होगा। पता नहीं कुदरत को क्या मंजूर था कि हम अली तैमूर तक नहीं पहुंच पा रहे थे और वो जॉन लबोर्डा रायमा तक पहुंच गया था और दूसरी सुबह जॉन कार्लो अली तक भी पहुंच सकता था। वैसे अली की हकीकत जान लेना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था क्योंकि एक तरफ जे मॉर्गन और एल्पा बारी बारी रायमा के दिमाग में रहने का फैसला कर चुके थे और यही फैसला पास्को रूट और फ्रेजर का था। नतीजा जाहिर था कि वो सब एक दूसरे के तनवीमी अमल को नाकाम बनाते रहते और अली तैमूर अपनी जगह महफूज रहता। अली तैमूर यह समझ नहीं पाया था कि रायमा कॉफ़ी पीने के बाद कमज़ोरी में कैसे मुब्तला हो गई। उसने उसे बेडरूम में पहुंचा दिया, फिर उसके साथ रहना चाहता था लेकिन वो तन्हाई चाहती थी। किसी डॉक्टर को भी बुलाना नहीं चाहती थी, इसलिए वो उसे बेडरूम में छोड़कर दूसरे बेडरूम में आ गया। वो बेखबर था। उसकी लाइलमी में ख्याल ख्वानी करने वाले रायमा के साथ क्या सलूक कर रहे थे वो नहीं जानता था, लेकिन ये जानता था कि उसकी वाइफ रायमा एक पुरस्कार औरत है। वो उसे सहरज़दा करके रखती है। उसने तनवीमी अमल के जरिए उसकी पिछली ज़िंदगी भुला दी और दावे से कहती है, तुम्हारी पिछली ज़िंदगी के बारे में जानने वाला इतनी बड़ी दुनिया में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। अली ने दिल में कहा, यह औरत खुदाई दावा कर रही है कि मेरे मुतल्लिक कोई कुछ नहीं जानता है जबकि खुदा सब कुछ जानता है। उसने ये सोचने के लिए आंखें बंद की और सांस रोक ली कि खुदा मुझे जानता है और जब वो जानता है तो मुझे मेरी पहचान ज़रूर बताएगा, आज नहीं कल बताएगा। उसके बताने के अंदाज निराले हैं और जब वो आलमुल गैब आगे ही देता है तो दुनिया हैरान रह जाती है। ये समझ नहीं पाती कि एक पागल होशमंद कैसे हो गया और एक सहरज़दा शख्स तिलिस्मात की तारीकियों से कैसे निकल आया। ये कुदरती सच्चाई रायमा की समझ में नहीं आई। जब उसने अली के दिमाग में जाने की कोशिश की तो सोच की लहरें वापस आ गईं। यह हैरानी की बात थी, वो यही जानती थी कि एडी फिशर योगा का माहिर नहीं है और जब नहीं है तो उसने सांस कैसे रोक ली ये खुद अली तैमूर नहीं जानता था। उसने खुदा से लौ लगाने के लिए सांस रोक ली थी। वो एडी फिशर नहीं, वो जॉन कार्लो नहीं है, उसकी बुनियाद अली है। उसे बाबा साहब के दायरे से रूहानियत का दरस हासिल होता रहा था। वो रूहानियत उसकी रगों में लहू की तरह दौड़ रही थी। यह आलमुल गैब की तरफ से मिलने वाली आगही पहले मरहले में खुद अली तैमूर समझ नहीं पाया। यह आगही उस वक्त हासिल हुई जब वो रायमा के साथ जनूबी अमेरिका के शहर चिल्ली में था। इस आगही का यह असर हुआ कि उसे सांस रोककर अल्लाह से लौ लगाने में रूहानी सुकून मिला और कुछ ऐसा लगा जैसे रायमा के सैर से वक्ती तौर पर निजात मिल गई है। वह बहुत पहले से रायमा पर शुबा करता रहा था, अपनी और उसकी हकीकत मालूम करना चाहता था। जब उसे सांस रोकने और खुदा पर भरोसा एतमाद करने से वक्ती तौर पर निजात पाने का एहसास हुआ तो वह हर रात तन्हाई में योगा का अमल करने लगा और इबादत के तौर पर दिल ही दिल में कहने लगा, या खुदा मुझे इल्म दे, सच्चाई की पहचान दे। मेरे माबूद, जब तू मेरे अंदर रहता है तो मुझे मेरे अंदर से बाहर निकाल। मैं खुद को देखना और पहचानना चाहता हूँ। ये अली तैमूर का मामूल बन गया था।
वह हर रात तन्हाई में खुदा को पुकारता था। उस रात जब रायमा के कमज़ोर दिमाग में जे मॉर्गन, एल्पा, दानियाल, पास्कोरूट, फ्रेजर और जॉन लम्बोर्डा आते जाते रहे थे, तो वह अपने बेडरूम में आंखें बंद किए सांस रोके जैसे इबादत में मसरूफ था। ऐसे ही वक्त उसे यह ख्याल आया, रायमा कमजोरी महसूस कर रही है। वो इतनी कमजोर है कि खुद बिस्तर तक चलकर नहीं जा सकी। मैंने उसे बिस्तर पर पहुंचाया। ऐसी हालत में वो ख्याल ख्वानी नहीं कर सकेगी, मेरी निगरानी नहीं कर सकेगी। मुझे इस मौके से फ़ायदा उठाकर अपनी बेहतरी के लिए कुछ करना चाहिए। जहानत कहती थी बेहतरी इसी में है कि ऐसी औरत से दूर हो जाए जो उसे अपने ज़ेर असर रखती है। यह अंदेशा था कि वह दिमागी तवानाई हासिल करने के बाद फिर उसके दिमाग में आएगी और उसे अपने पास आने पर मजबूर कर देगी। अली ने सोचा, खुदा जानता है कि उसे दिमागी तवानाई कब हासिल होगी। जब तक हालात मेरे मुवाफिक रहें, मुझे इससे निजात हासिल करने की कोशिश करना चाहिए। जिहाद करने से ही निजात के रास्ते मिलते हैं। हाथ पर हाथ रखकर बैठने वाले आखिरकार बैठे ही रह जाते हैं। वो सांस रोके सोच रहा था। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता सांस ली। दिमाग रोशन हो रहा था और अंदर हौसले मचल रहे थे। वो उठकर खड़ा हो गया। वो इसराइल आने के बाद ये देखता आ रहा था कि यहाँ के फौजी अफसरान रायमा को बहुत अहमियत दे रहे हैं। वो लोग उसे अली के साथ एक बंगले में ले गए थे। फिर उस बंगले के चोर रास्ते से दूसरे शहर की रिहाइशगाह में ले आए थे। अब वो रायमा के साथ जिस रिहाइशगाह में था, वहाँ फौजी पहरेदार या दूसरे सिक्योरिटी गार्ड्स नहीं थे। अंदर सिर्फ 2 मुसल्ला सिपाही और एक अफसर था। अफसर ने रायमा से कहा था, हम यहाँ बंगले के चारों तरफ मुसल्ला पहरेदार रखेंगे, तो दुश्मन जासूसों को पता चल जाएगा कि तुम्हें यहाँ छुपा कर रखा गया है। इसलिए बंगले के अहाते में सिर्फ 3 खूंखार कुत्ते रहेंगे। रात को यहाँ कोई कदम नहीं रख सकेगा। अली ने अपने बेडरूम का दरवाज़ा खोला। दरवाजे पर मुसल्ला सिपाही खड़ा हुआ था। उसने पूछा, क्या चाहते हो? अली ने कहा, मेरे कमरे के टीवी में कुछ गड़बड़ है, प्लीज़ उसे चेक करो। सिपाही कमरे में आया तो अली ने उसे दबोच लिया। एक घूंसा उसके सर पर मारा। उसके हाथ पांव ढीले पड़ गए। वह फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। अली तैमूर ने हैरानी से अपने घूंसे को देखा। उसे याद नहीं था कि वाटसू रोकी ने उसे फौलाद बना दिया है। वो अपने बेडरूम से बाहर आया। जरा फासले पर रायमा के बेडरूम के दरवाजे पर दूसरा मुसल्ला सिपाही था। उसने अली को गन पॉइंट पर रखकर पूछा, रुक जाओ, तुम्हारे दरवाजे का सिपाही कमरे के अंदर क्यों गया था? वो वहां क्या कर रहा है? मेरे टीवी में कुछ खराबी हो गई है, वो ठीक कर रहा है। एक छोटा पेचकस मांग रहा है, क्या तुम्हारे पास है? वो बोलते बोलते करीब आ गया। उसने अचानक गन पर एक ठोकर मारी, फिर घूमकर दूसरी किक मुंह पर जमा दी। वह पीछे दीवार से टकराया। अली ने एक हाथ से गर्दन दबोच ली। वह थोड़ी देर तक आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करता रहा, फिर ठंडा पड़ गया। अली ने उसे फर्श पर छोड़ दिया। उसकी गन उठा ली। वहां से दबे कदमों चलता हुआ ड्राइंग रूम में आया। वहां अफसर बैठा शराब पी रहा था। उसने सर घुमाकर पूछा, कौन है? फिर अली तैमूर के हाथ में गन देखकर चौंक गया। नशे में था मगर मौत को समझ सकता था। उसका अपना रिवॉल्वर सेंटर टेबल पर शराब की बोतल के पास रखा हुआ था। उसे उठाने की मोहलत नहीं मिल सकती थी। उसने कहा, मिस्टर फिशर, ये क्या हमाकत कर रहे हो? हमें नुकसान पहुंचाकर बंगले से बाहर जा सकोगे, लेकिन इस शहर और इस मुल्क से बाहर कैसे निकलोगे? इसराइली इंटेलिजेंस और पुलिस बहुत होशियार है। अकल से काम लो और अपने कमरे में जाकर आराम करो। वो सेंटर टेबल के पास आया। गन फेंककर उसने रिवॉल्वर उठा लिया। फिर शराब की बोतल अफसर की तरफ बढ़ाते हुए बोला, इसे चंद सेकंड में पी जाओ और खाली कर दो। इनकार करोगे तो गोली मार दूंगा। अफसर ने बोतल ली, फिर रिवॉल्वर को देखा। कुछ कहना चाहता था। अली ने रिवॉल्वर की नाल उसकी कनपटी से लगा दी। वो बोतल खोलकर अपने मुंह से लगाकर गटागट पीने लगा। फिर सांस लेने के लिए रुका तो अली ने ट्रैगर पर उंगली का हल्का सा दबाव डाला। वो सहम कर फिर पीने लगा। 1 मिनट के अंदर ही अली ने उसे बोतल खाली करा दी। खालिस विस्की ने उसके अंदर आग भर दी थी। वो चकराकर सोफे पर गिरा, फिर वहां से लुढ़कता हुआ फर्श पर आकर चारों शाने चित हो गया। उसने 3 पहरेदारों को बेकार कर दिया था। अब 3 कुत्ते रह गए थे। वो तेजी से चलता हुआ बेडरूम में आया। वहां से एक तकिया उठाया, फिर बरामदे में आकर देखा 2 खूंखार कुत्ते टहल रहे थे। उसे देखकर गुर्राने लगे। उसने रिवॉल्वर को तकिए से लपेटकर फायर किया। एक फायर, फिर दूसरा फायर। दोनों कुत्ते जो उस पर लपकने को आ रहे थे लॉन की घास पर गिरकर कुछ देर तड़पते रहे, फिर हमेशा के लिए साकित हो गए। तकिए ने साइलेंसर का काम किया था। फायरिंग की आवाज़ बराए नाम उभरी थी। उसने बंगले के अंदर आकर मुख्तलिफ कॉरिडोर और कमरों से गुजरकर पिछले हिस्से का दरवाज़ा खोला। बंगले के पिछले हाथे में कुत्ता भौंक रहा था। तीसरी गोली ने उसकी आवाज़ भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दी। अब रास्ता साफ था। कोई उसे रोकने वाला नहीं था। वो इस रिहाइशगाह से निकलकर कहीं भी जा सकता था, लेकिन कोई बात खटक रही थी। वो सोचता हुआ अपने बेडरूम में वापस आया। फिर खटकने वाली बात समझ में आ गई। वो बाथरूम में आया। वहां उसके उतारे हुए कपड़े एक तरफ रखे थे। यहूदी जासूस कुत्तों को वो कपड़े सूंघाकर वहां पहुंच जाते जहां भी वो छुपा होता। वो तमाम कपड़े लेकर किचन में आया। फिर गैस के चूल्हे में इन सबको जलाकर राख कर दिया। वो बज़ाहिर एक सीधा सादा सा सहरज़दा रहने वाला एडी फिशर था, लेकिन लाशऊर में जो जहानत और गैर मामूली सलाहियतें छुपी हुई थीं वो बेख्तियार उसके अमल के दौरान जाहिर होती थीं। और ऐसा इसलिए था कि लैला ने उसकी शख्सियत तब्दील करते वक्त उसकी तमाम खूबियों और सलाहियतों को बहाल रखा था।
उसने रिहाइशगाह को छोड़ने से पहले रिवॉल्वर को एक तरफ फेंक दिया। यह भी उसकी खानदानी आदत का एक हिस्सा था। मैं, सोनिया पारस और अली तैमूर कभी अपने पास हथियार नहीं रखते थे। ज़रूरत के वक्त दुश्मनों के ही हथियार इस्तेमाल करते थे, फिर उन्हें फेंक देते थे। उस वक्त रात के 10 बजे थे। यहूदी ख्याल खोनी करने वाले जे मॉर्गन और एल्पा ज्यादा अहमियत रायमा को दे रहे थे। गोल्डन ब्रेन्स ने कहा था, रायमा के चोर ख्यालात पढ़ने से एडी फिशर के मुतालिक भी बहुत कुछ मालूम हो जाएगा। फिर यह यकीन था कि एक अफसर और 2 सिपाही मुसल्लह हैं और अहाते में 3 खूंखार कुत्ते हैं। ना कोई बंगले के अंदर जा सकता था, ना वहां से बाहर निकल सकता था। और वो ये भी जानते थे कि एडी फिशर को रायमा ने अपने ज़ेरे असर रखा है। वह तनवीमी अमल की सलाखें तोड़कर रायमा को छोड़कर नहीं जाएगा। उसने सोच लिया था कि पनाह लेने के लिए बैतुल मक़दस जाएगा। वह मुकामी यहूदियों, ईसाइयों और मुसलमानों के लिए यकसा मुक़द्दस था। यहाँ पहुंचकर वो खुदा से पूछना चाहता था, मैं कौन हूँ, यहूदी, ईसाई या मुसलमान। वो रिहायशी इलाके की गलियों से निकलकर एक शाहराह पर पहुंच गया। बेशुमार गाड़ियां आती जाती दिखाई दे रही थीं। रेस्तोरान और तफरी गाहों में अच्छी खासी रौनक थी। दुकानों के साइन बोर्ड से पता चला कि वो शहर नेतानिया है। ये शहर तेल अबीब और हैफा के दरमियान मगरबी साहिल पर है। अब नेतानिया से बैतुल मक़दस जाने का मसला था। पता नहीं ट्रेन किस वक्त वहां से रवाना होती थी। बस और टैक्सी के जरिए भी वो जा सकता था, लेकिन बस या टैक्सी का अड्डा कहाँ है ये मालूम नहीं था। वो सोचता हुआ एक बार के सामने आया। वहां बड़े अमीर कबीर लोग होश में अंदर जा रहे थे और मदहोश होकर बाहर आ रहे थे। उन्हें देखकर यह तदबीर सूझी कि किसी मदहोश से दोस्ती करके या उसे उल्लू बनाकर उसकी गाड़ी इस्तेमाल की जा सकती है। इस गाड़ी में वो यरूशलेम तक का सफ़र कर सकता है। वो बार के अंदर आया। वहां याद आया कि उसके पास $1, 1 पाउंड या एक भी इसराइली शिकाल नहीं है। वो खाली जेब चलाया है। जब से वो रायमा के साथ रहता चला आ रहा था, उसे कभी रकम की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। वो टेलीपैथी के जरिए किसी भी मुल्क की करेंसी हासिल कर लेती थी। बहुत दिनों बाद अली को पता चला कि आज उसे अपनी हिकमत अमली के जरिए रकम हासिल करनी होगी। वो दूर तक नजरें दौड़ाने लगा। कुछ लोग काउंटर के साथ लगे बैठे और पी रहे थे। हॉल में मेज़ों के अतराफ पीने वाले और पिलाने वालों का मेला सा लगा था। सिर्फ एक शख्स मेज़ पर तन्हा नजर आया। उसके पास कोई हसीना साकी बनकर नहीं जा रही थी, जबकि वो अपने लिबास से और उंगलियों में पहनी हुई हीरे की अंगूठियों से मालदार असामी लग रहा था। अली तैमूर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ उसके सामने आया, फिर बोला, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? वो किसी हद तक नशे में था। उसने नशे में डूबी हुई आंखों से उसे देखा, फिर कहा, ये बार और ये मेज़ मेरे बाप की जागीर नहीं है। यहाँ कोई भी गाहक बैठ सकता है। अली तैमूर बैठ गया। उस शख्स ने कहा, अब तुम पूछोगे क्या इस बोतल से थोड़ी सी पी सकते हो? तो मेरा जवाब होगा, ये बोतल किसी के बाप की नहीं है, इसे मैंने खरीदा है। मैं शराब नहीं पीता। हाँ। उस शख्स ने अली तैमूर को हैरानी से देखा, फिर हंसते हुए पूछा, पीते नहीं हो तो यहाँ क्या सूंघने आए हो? मैं बाहर फुटपाथ पर खड़ा उससे शीशे से झांककर बार का तमाशा देख रहा था। मैं पीने वालों पर एक कहानी लिखना चाहता हूँ। यहाँ हर मेज पर पीने वालों के साथ पिलाने वाली हसीनाएं हैं, लेकिन तुम्हारे साथ कोई नहीं। यह हैरानी की बात है, और मैं हैरानी दूर करने आया हूँ। वह 2 घूंट पीकर बोला, मैं क्या जवाब दूँ? तुम पीते नहीं और मेरा जवाब नशे की हालत में समझ में आता है। बस इतना समझ लो कि मैं किसी हसीना को लिफ्ट नहीं देता हूँ। मैंने बार के मालिक से कह दिया है कि बार की कोई लड़की मेरी मेज़ पर नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? नशा बहुत अच्छा होता है और बहुत बुरा भी होता है। अच्छा इसलिए होता है कि आदमी फिक्र और परेशानी से निजात हासिल कर लेता है। बुरा इसलिए होता है कि मदहोशी में अपनी खबर नहीं होती और कोई भी नाजुक अंदाम हसीना लूट कर चली जाती है। जब तुम्हारे पास कोई आती नहीं तो कैसे लूट कर चली जाती है, यही तुम समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुम पीते नहीं हो। मैं समझ लूंगा, तुम बोलो तो सही। वो बोला, ये एक दर्द भरी दास्तान है। तुम कहानी लिखना चाहते हो इसलिए तुम्हें सुना रहा हूँ। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था। तुम बीवी से मोहब्बत करते थे और उससे शादी करना चाहते थे। बीवी से क्या बार बार शादी होती है? भाई समझा करो, जब मैं शादी करना चाहता था तब वो मेरी बीवी नहीं थी। अली तैमूर ने सर हिलाकर कहा, अच्छा समझ गया। वह फिर 2-4 घूंट पीने के बाद बोला, और जब वो मेरी बीवी बन गई तो मैं उससे शादी ना कर सका। ये शराबी फलसफा है क्या? इसका मतलब क्या हुआ? भाई समझा करो, शादी का मतलब है खुशी। मैं उसे बीवी बनाने के बाद उसके साथ कोई खुशी ना मना सका। वो ब्लड प्रेशर की मरीजा थी, 2 बार हार्ट अटैक हो चुका था। जब वो सुहाग की स्टेज पर पहुंची तो खुशी के मारे दौरान खून बढ़ गया। तीसरा हार्ट अटैक हुआ और वो फूलों की सेज पर मर गई। इतना कहकर वो रोने लगा। अली तैमूर ने परेशान होकर कहा, क्या कर रहे हो? यहाँ तमाशा बन जाओगे। एक वेटर आइस क्यूब्स का प्याला लाकर रख रहा था। उसने कहा, साहब आप परेशान ना हो। यहाँ सब जानते हैं कि मिस्टर बोनर को चौथे पैग से अपनी बीवी याद आने लगती है। वेटर चला गया। अली ने कहा, मिस्टर बोनर, मरने वाली की याद दिल से नहीं जाएगी, लेकिन रोने से वो वापस नहीं आएगी। वो रोते हुए बोला, इसी बात का तो रोना है कि वो मरने के बाद भी वापस आती है। क्या? अली ने शदीद हैरानी से आंखें फाड़कर पूछा, वो वापस आती है? हाँ, आती है, जाती है, फिर आ जाती है।
इसका मतलब है वो मरी नहीं थी, अभी जिंदा है। वो मर चुकी है। उसके ताबूत को मेरी आंखों के सामने कब्र में उतारा गया था। मरने वाली के माँ बाप और रिश्तेदार भी उसकी मौत की तस्दीक करेंगे। उसने शीशे के जाम को होंठों से लगाकर खाली किया, फिर बोतल खोलकर 5वां पैग बनाने लगा। अली तैमूर ने कहा, तुम डबल पैग बनाते हो, इस हिसाब से ये तुम्हारा 10वां पैग है। बस करो, तुमने बहुत पी लिया। तुम्हें कुछ तो होश में रहना चाहिए। मैं होश में हूं और तुम्हें अपनी सच्ची दर्दनाक कहानी सुना रहा हूं। मैं साबित कर दूंगा कि वो मर चुकी है और यह भी साबित कर दूंगा कि वो मुझसे मिलती है। अभी तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें उससे मिलवाऊंगा। फिर तुम्हें यकीन आएगा कि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत करती है। कब्र से निकलकर मेरे पास चली आती है। मैं तुम्हारी वाइफ से जरूर मिलूंगा। उससे कब मिलाओगे? उसने कहा, अभी मिलाऊंगा, जरा सब्र करो। वो घटाघट पीने लगा। एक ही सांस में जाम खाली हो गया। वो अपनी जगह से उठा, फिर लड़खड़ा गया। मेज का सहारा लेकर झुकते हुए बोला, मैं नशे में नहीं हूं। अगर तुमने ज्यादा पी ली है तो आओ, मुझे थाम लो, मैं तुम्हें संभाल कर ले चलूंगा। अली तैमूर ने उसे थाम लिया, फिर सहारा देकर बार से बाहर जाने लगा। वो बुड़बुड़ा रहा था। दरअसल उससे मिलने की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। अभी वो मिलेगी यह सोचकर मुझे नशा आ जाता है, वरना मैं नशे में नहीं हूं। वो दोनों बार से बाहर आए। बोनर ने एक सफेद कार के पास आकर कहा, तुम पिछली सीट पर बैठो, मैं अगली सीट अपनी वाइफ के लिए खाली रखता हूं। लेकिन वो कहाँ है? जरा सब्र करो और आराम से बैठो। वो पिछली सीट पर बैठ गया। उसे यरूशलेम तक जाने के लिए गाड़ी की जरूरत थी और वो गाड़ी उसे मिलने वाली थी। इस गाड़ी को उजलत में हासिल करना मुनासिब नहीं था। पता नहीं वो मरने वाली कब और कहाँ अगली सीट पर आकर बैठ जाती। बोनर ने ड्राइविंग सीट संभाली, फिर कार को स्टार्ट किया। अली ने पूछा, तुम इस हालत में गाड़ी चलाओगे? वो कार आगे बढ़ाते हुए बोला, मैं हर रात इसी हालत में ड्राइव करता हूँ। मालूम होता है तुम्हारी बीवी कब्र से नहीं आएगी, तुम मुझे ड्राइविंग के जरिए कब्र में ले जाओगे। क्या तुम्हें घर का रास्ता याद है? याद है, मैं तेल अबैब में रहता हूँ और पीने के लिए नेत्याना शहर आता हूँ, क्योंकि वो नेत्याना और तेल अबैब के दरमियान कहीं नजर आती है। फिर मेरी कार में आकर बैठ जाती है। अली तैमूर ने दोनों हाथों से अपने सर को थाम कर कहा, ऐसा लगता है जैसे मुझे नशा हो गया है, मेरा सर चकरा रहा है। बोनर ने कहा, तुम्हें ज्यादा नहीं पीना चाहिए था। बहरहाल मैं तुम्हें संभाल कर ले जाऊंगा। तुम कहाँ रहते हो? मेरा कोई घर नहीं। बोनर ने हंसते हुए कहा, बहुत चढ़ गई है, अपना घर भी भूल गए हो। वह अचानक संजीदा हो गया। कार की रफ्तार सुस्त करते हुए बोला, देखो वो आ गई है, सामने देखो। कार की हेडलाइट्स की रोशनी में दूर सड़क पर वो खड़ी हुई थी। उसने सफेद मैक्सी पहनी हुई थी और वह सफेद मैक्सी यूं लग रही थी जैसे वो कफन समेत कब्र से उठकर आई हो। बोनर ने करीब पहुंचकर गाड़ी रोक दी, फिर अगली सीट का दरवाजा खोल दिया। वह आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई आई, फिर कार में आकर बैठते बैठते रुक गई। अली तैमूर को पिछली सीट पर देखकर बोली, ये कौन है? बोनर ने कहा, एक बेचारा है, इतनी पीली है कि अपना घर भूल गया है। डार्लिंग, क्या तुम्हें एतराज है? वो बोली, बेशक एतराज होना चाहिए, मियाँ बीवी के दरमियान किसी तीसरे का क्या काम। मेरी जान, हम इसे पिछली सीट पर छोड़ देंगे। ये तमाम रात यहाँ सोता रहेगा और हम अपने बेडरूम में रहेंगे। जरा लाइट ऑन करो, मैं इसे देखना चाहती हूँ। बोनर ने कार की अंदरूनी लाइट ऑन की। रोशनी होते ही वो आने वाली। अली तैमूर को देखकर चौंक गई। अली मदहोश बना हुआ था। वह खुली आंखों से उसे देख रहा था, जैसे नशे की ज्यादती से पूरी तरह आंखें नहीं खोल पा रहा हो। वह अगली सीट पर बैठती हुई बोली, क्या तुम्हारा साथी मुझसे बातें कर सकता है? बोनर ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा, कमाल है, इतनी देर तक हम पीते रहे मगर मैंने इसका नाम नहीं पूछा। क्यों मिस्टर, तुम्हारा नाम क्या है? अली तैमूर जैसे नशे में बुड़बुड़ाने लगा, नाम सिर्फ कॉड का होता है। हमारा तुम्हारा नाम होता है मगर मिट जाता है। तुम झूठ बोलते हो, मेरी रोमेला का नाम नहीं मिट सकता। देखो, ये अपने नाम के साथ कब्र से उठकर मेरी मोहब्बत में आई है। अली ने कहा, आज आंखों से देखकर यकीन हो गया कि बीवियां मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। वो बोली, बकवास मत करो, मैं अपने बोनर को पराई औरतों से बचाती हूँ। ये बार में पीते वक्त इसीलिए किसी हसीना को लिफ्ट नहीं देता कि पीने के बाद मैं इसके पास आती हूँ। बोनर ने कहा, डार्लिंग, तुम हर रात आती हो, मुझे बेडरूम में ले जाकर सुलाती हो, लेकिन खुद मेरे साथ नहीं सोती हो। सुबह उठकर देखता हूं तो गायब हो जाती हो। आखिर मुझे शादी वाली खुशी कब मिलेगी? मेरी जिंदगी में कब सुहागरात आएगी? वो रोने लगा। रोमेला ने कहा, तुम जज्बाती हो रहे हो, गाड़ी रोको वरना इसे कहीं टकरा दोगे। मैं इसे टकरा कर मर जाऊंगा, तुम्हारी कब्र का पड़ोसी बन जाऊंगा। मैं कहती हूँ आंसू पहुंचो वरना गायब हो जाऊंगी। वो आंसू पहुंचने लगा। अली सोच रहा था, आखिर ये दोनों क्या चीज़ हैं? जब बोनर के दिमाग पर शराब चढ़ जाती है तब यह हसीना बीवी बनकर आती है। यह फ्रॉड है, इसे धोखा देती है। जाहिर है एक अमीर कबीर शख्स को लूटने के लिए धोखा देती रहती है। नशे में इंसान की अजीब हालत होती है, वह मदहोश हो जाता है, कुछ सोचने समझने के काबिल नहीं रहता। लेकिन कार ड्राइव करते वक्त वो गैर शऊरी तौर पर मोहतात रहता है, शायद इसलिए कि वो अंदर ही अंदर मौत से डरता है। कोई हादसा नहीं चाहता, मरना नहीं चाहता। बोनर ने अगरचा तेज रफ्तारी से कार चलाई मगर सलामती से तेल अबैब के बंगले में पहुंच गया। पोर्च में कार रोककर बोला, मेरे अजनबी दोस्त, तुम इसी कार में रात गुजारो, मैं अपनी रोमेला के साथ। रोमेला ने बात काट कर कहा, नहीं बोनर, ये तुम्हारा मेहमान है, इसे भी अंदर ले चलो, ये दूसरे बेडरूम में पड़ा रहेगा। बोनर ने कार से निकलकर लड़खड़ाते हुए पिछली सीट का दरवाजा खोला।
अली भी डगमगाता हुआ बाहर आया। फिर दोनों एक दूसरे को सहारा देते हुए डगमगाते हुए बंगले के अंदर आए। रोमेला उनके पीछे थी। वो एक बेडरूम के पास पहुंचकर बोली, मेहमान को उस कमरे में जाने दो। बोनर अली को वहां छोड़कर रोमेला का सहारा लेकर अपने बेडरूम में जाने लगा। अली ने कमरे में आकर दरवाजे को बंद किया, फिर वहीं खड़ा रहा। उसे याद आ रहा था जब रोमेला ने पहली बार कार के अंदर रोशनी में उसे देखा था तो ऐसे चौंक गई थी जैसे उसे एडी फिशर की हैसियत से पहचानती हो। ये बात उसे खटक रही थी। फिर वो रोमेला का फ्रॉड मालूम करना चाहता था कि वो बोनर की बीवी बनकर यहाँ किस लिए आती है। वह दरवाजा खोलकर बाहर आया, फिर दबे कदमों चलता हुआ दूसरे बेडरूम की खिड़की के पास आया। रोमेला शीशे के जाम में एक पैक बनाते हुए बोनर से कह रही थी, अब इसके बाद पीने को नहीं मांगना। तुम ज्यादा पीते हो, फिर शिकायत करते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाती हूँ। उसने शराब का जाम बोनर को दिया, फिर कहा, तुम पीते रहो, मैं तुम्हारे मेहमान को देखकर आती हूँ, शायद उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो। अली तकरीबन दौड़ता हुआ दूसरे बेडरूम में आया। बाथरूम में पहुंचकर उसने शावर को खोल दिया, फिर बाथरूम का दरवाज़ा बंद करते हुए कमरे में आया। वहां भी उसने एक लम्हा ज़ाया नहीं किया, दौड़ते हुए कमरे से बाहर आ गया। कॉरिडोर में आकर एक करीबी जीने के पीछे झुक गया। उसने बड़ी तेज़ी दिखाई थी, अगर ज़रा भी देर होती तो उससे सामना हो जाता। जीने के पीछे आते उसने देखा रोमेला उसके बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर झांक रही थी। फिर वो अंदर गई। अली उसे बिस्तर पर नजर नहीं आया। वो बाथरूम के दरवाजे के पास आकर शावर से पानी गिरने की आवाज़ सुनने लगी। ये बात समझ में आई कि वह नशा कम करने के लिए गुस्ल कर रहा है। रोमेला ने बाथरूम के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया, फिर कमरे के बाहर आकर उस दरवाजे की चिटकनी भी बाहर से लगा दी। अपनी दानिस्त में उसने अली को बेडरूम में कैद कर दिया। उसे ये यकीन हो गया कि कैदी मेहमान बाहर नहीं निकल सकेगा। वो इत्मीनान से चलती हुई बोनर के पास आई। वो आखिरी पैग हलक से उतारने के बाद बिस्तर पर चारों शाने चित हो गया। नशा पूरी तरह गालिब आ गया। वो बुड़बुड़ा रहा था, उसकी आवाज़ डूबती जा रही थी। रोमेला ने उस पर एक नज़र डाली, फिर टेलीफोन के पास आकर रिसीवर उठाया और नंबरों के बटन दबाने लगी। राब्ता कायम हो गया तो वो बोली, हेलो, मैं हूँ एंजेला, ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी, चीफ से बात करो। चंद सेकंड के बाद चीफ की आवाज़ सुनाई दी, हेलो एंजेला। वो बोली, हेलो चीफ, क्या रायमा के साथ आने वाले एडी फिशर को आज़ाद छोड़ दिया गया है? हरगिज़ नहीं। तुम जानते हो रायमा और फिशर को नेतानिया के एक बंगले में नज़रबंद रखा गया है, लेकिन वो मेरे बहनोई बोनर के बंगले में है। क्या कह रही हो? तुम्हारा बहनोई तेलबैब में रहता है और एडी फिशर नेतानिया में 3 मुसल्लह पहरेदारों की निगरानी में है। बंगले के हाथ में 3 खूंखार कुत्ते हैं, फिर वो बाहर कैसे निकल सकता है? मैं नहीं जानती वो कैसे निकल गया, लेकिन मैंने उसे बाथरूम और बेडरूम में कैद कर दिया है। आप फौरन आकर उसे हिरासत में लें। उसने थोड़ी देर तक दूसरी तरफ की बातें सुनी, फिर रिसीवर रखकर पलट गई। इसके साथ ही उसकी चीख निकल गई। दरवाजे पर अली तैमूर खड़ा था। वो परेशान होकर बोली, तुम बाहर कैसे आ गए? वो उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, मैं एक भटकती हुई रूह की तरह हूँ, जब तक अपनी असलियत को नहीं पाऊंगा कोई मुझे कैद नहीं कर सकेगा। फिर वो करीब आकर बोला, ये बोनर तुम्हारा बहनोई है, फिर तुम इसे धोखा क्यों दे रही हो? मेरा बहनोई एक बच्चे की तरह मासूम है। हम नहीं चाहते कि ये हसीन औरतों के फरेब में आए। मैं अपनी बहन से बड़ी हद तक मुशाबह हूँ। ये नशे में मुझे अपनी बीवी रोमेला समझता है और होश में रहे तो मुझसे मुतासिर नहीं होता। मैं चाहती हूँ ये मुझसे शादी कर ले, लेकिन मेरी बहन मरने के बाद भी इसके हवास पर छाई हुई है। ये होशमंदी में किसी से शादी नहीं करेगा, अलबत्ता नशे में बहकता है, इसलिए मैं रोमेला बनकर इसे बहकने से बचाती हूँ। तुम अपने बहनोई की बेहतरी चाहती हो, तुम दिल की अच्छी हो, मगर मेरे लिए बुरी क्यों हो? क्यों मुझे गिरफ्तार कराना चाहती हो? मैं ऐसा नहीं करूंगी, तब भी तुम इस मुल्क में कहीं छुप कर नहीं रह सकोगे। यहाँ की पुलिस, इंटेलिजेंस और फौज से कोई नहीं बच सकता। लेकिन मेरा जुर्म क्या है? जुर्म तो मैं नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि एक टेलीपैथी जानने वाली के साथ आए हो, इसलिए हम नहीं चाहेंगे कि तुम किसी दुश्मन ख्यालख्वानी करने वाले के हाथ लग जाओ और वह दुश्मन तुम्हारे जरिए रायमा तक पहुंच जाए। मैं रायमा के साथ नहीं रहूंगा। जब तक भाग सकता हूं और जहां तक भाग सकता हूं उससे दूर भागता रहूंगा। बस इतनी सी बात है। रायमा के साथ रहना नहीं चाहते, ये पहले बताया होता। हम तुम्हारी रिहाइश का अलग इंतजाम कर सकते हैं। सॉरी, मैं आसमान से गिरकर खजूर में अटकना नहीं चाहता। वो जाने के लिए पलट गया। एंजेला ने बड़ी फुर्ती से अलमारी की एक दराज को खोला, उसमें से एक रिवॉल्वर निकालने के लिए हाथ डाला। अली ने पलटकर दराज को एक लात मारी। वो चीख पड़ी। दराज के बंद होने से उसका हाथ अंदर फंस गया था। अली ने वहां से पांव नहीं हटाया। वह तकलीफ की शिद्दत से बिलबिला रही थी। दूसरे हाथ से उसे कभी खोलने की कोशिश कर रही थी, कभी अली के पांव पर कराटे के हाथ मार रही थी।